तो जैसे कोई भी मैप, किसी भी मानचित्र को आप हाथ में लेते हैं तो किन किन चीजों पर ध्यान जाता है आपका? जैसे कोई एटलस ही हाथ में ले लें, या वॉल हैंगिंग रहता है मैप का बड़ा बड़ा, वो ले लें, या तो क्या क्या चीज उसमें आपको दिखाई देता है? जैसे सबसे पहले मान लो कोई सा भी दीवार पर कोई मैप लटका हुआ है, तो आप देखेंगे हाँ भाई ये वर्ल्ड मैप है, अफ्रीका का मैप है, इंडिया का मैप है, एशिया का मैप है, या हमारे राजस्व ग्राम का मैप है। तो कहाँ का वो मैप है, किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को वो, जैसे भारत का मैप है तो क्या है, भारत के बारे में है, भारत ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट हुआ, तो भारत का मैप है, कहाँ का वो मैप है, उसका एक हेडिंग होगा, उसका टाइटल इंफॉर्मेशन होगा। तो ये इंफॉर्मेशन मैप में होना, क्या क्या चीज मैप में होना चाहिए, जो जो चीज मैप में होना चाहिए उसको बेसिकली एलिमेंट ऑफ मैप बोलते हैं। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि आप जैसे ही हाथ में कोई मैप लेते हो तो आपका दिमाग तुरंत से काम करना चाहिए कि इसमें ये चीज ये चीज ये चीज है कि नहीं, जो सारे एलिमेंट्स होते हैं मैप के वो इसमें प्रॉपरली हैं या नहीं है। तो वो कौन कौन सी चीजें, इस पर आपका ध्यान तुरंत जाना चाहिए। एक तो ठीक है भाई हेडिंग है, वो आपको पता चलना चाहिए। दूसरा क्या है, आपको पता चलना चाहिए कि ये इसमें नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, साउथ डायरेक्शन किधर है। मतलब नॉर्थ साउथ का एक एरो जरूर मिलना चाहिए ताकि आप पेज देख के समझ सकें कि किधर नॉर्थ है, तो मैप को आप समझ सकें कि किसी सर्टेन डायरेक्शन में जाना है, किसी की पर्टिकुलर पोजीशन या लोकेशन पर हमको ओरिएंट करना है अपने आप को, हम किस तरफ टर्न होंगे, किस तरफ मुड़ेंगे तो हम सर्टेन डायरेक्शन में खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज जानने के लिए हमको मैप का डायरेक्शन जानना जरूरी होता है। तो जैसे सिंपल पेज रहता है, जो कन्वेंशन, हमारा कन्वेंशन क्या है, मैप के डायरेक्शन का एक कन्वेंशन है कि कोई भी पेज ले लेते हो तो ऊपर की तरफ में क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नीचे की तरफ में क्या होता है, साउथ डायरेक्शन होता है। जब ईस्टवर्ड जाते हैं मतलब राइट हैंड की साइड जाते हैं तो वो क्या होता है, ईस्ट डायरेक्शन होता है। और जब लेफ्ट हैंड की साइड जाते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसी को अगर दूसरे ढंग से बोले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या हुआ, ईस्ट हुआ, निगेटिव एक्स एक्सिस क्या हुआ, वेस्ट हुआ, और पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या हुआ, नॉर्थ हुआ, और निगेटिव वाई एक्सिस क्या हुआ, साउथ हुआ। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये चारों डायरेक्शन पता चलना चाहिए। तो अगर हम नॉर्थ से कोई एक डायरेक्शन अगर हम दिखा दें तो बाकी कन्वेंशन के थ्रू हम ऑटोमेटिकली जान लेते हैं कि नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ होगा, और इसके परपेंडिकुलर लें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ईस्ट होगा, अदर साइड बाकी दूसरे उसके ऑपोजिट जो है वो वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो नॉर्थ साउथ का एरो, नॉर्थ एरो जरूर होना चाहिए मैप में, ये भी मैप का एक एलिमेंट है। तीसरा है, आप कोई भी मैप उठा के देखो तो उसमें आपको ग्रेटिक्यूल्स दिखेगा। ग्रेटिक्यूल्स क्या हुआ, ग्रेटिक्यूल्स हुआ ग्रिड जो बना रहता है, लाइन 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 देखेंगे मैप के पीछे, जब इंडिया का ही मैप है या इवन आपका खेसरा मानचित्र है, खेसरा मानचित्र क्या वो हम लोग जो बना रहे हैं अभी, ठीक है ना, ये ओनरशिप मैप है। इसमें किस चीज का मैप रहता है, एक गांव का मैप रहता है, रेवेन्यू विलेज का मैप रहता है, ठीक है। तो चाहे वो एशिया का मैप हो, चाहे वर्ल्ड मैप हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे किसी किसी भी कंट्री का हो, क्या हो गया, तो पीछे आप देखेंगे ग्रेटिकल्स बना हुआ है, तो वो जो ग्रिड टाइप का बना रहता है लाइन, उसको कहते हैं ग्रेटिकल्स। उसका कुछ खास मतलब होता है, वो बेसिकली हमको एक्सटेंट बताता है कि कहां से कहां तक कोई नक्शा फैला हुआ है, किसी नक्शे का, किसी स्थल का, जिस स्थल का वो नक्शा बना हुआ है, मानचित्र बना हुआ है, उस स्थल का विस्तार कहां से कहां तक है, पूर्व पश्चिम दिशा में कितनी दूर है, उत्तर दक्षिण दिशा में कितनी दूर है। और जो वो ग्रिड या ग्रेटिक्यूल्स आपको दिखाई देता है उस पर कुछ लिखा रहता है, वो क्या लिखा रहता है बेसिकली। अच्छा एक चीज आप लोगों को पहले बता दें, आप लोग जो भी क्वेश्चंस है ना इस क्लास से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन है उसको चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि 1 to 1 अगर सबको हम आंसर करना चाहेंगे तो मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सबको कवर अप नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों के साथ ही शिकायत रह जाती होगी कि मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाया। तो मतलब मैं अभी देख रहा हूँ 288 पार्टिसिपेंट्स हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगर चैट बॉक्स में लिख देंगे तो वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जो कॉमन क्वेश्चंस होगा, मतलब जो भी सारे क्वेश्चंस को मिला के, कॉमन्स को हटा के, रिपीटेड क्वेश्चंस हटा के मैं सारे का जवाब दे दूंगा, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा सेकंड सेशन में, है ना, तो सबको उत्तर मिल जाएगा। तो चैट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, क्योंकि बीच में अगर एक एक करके सबको सुनने लेंगे तो वो क्लास डिस्टर्ब होगा और फ्लो जो है वो खत्म होगा। नहीं बात, हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेटिक्यूल्स।
ग्रेटिकुल्स का मतलब क्या है? अक्षांश देशांतर बचपन में पढ़े हैं ना, अक्षांश देशांतर मालूम है सबों को नाम? क्या था? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। संतरा देखे हैं ना? संतरा में जो आप छिलका हटा देते हैं तो हल्का लाइंस दिखता है, डिफरेंट फरी या फांक जो होता है उसमें एक लाइंस दिखता है। वो लाइन क्या है? आप अगर देखिए तो सारा लाइन कन्वर्ज होकर एक नॉर्थ पोल पर मिलता है ना? नॉर्थ पोल पर सारा लाइन कन्वर्ज होता है और साउथ पोल पर भी सारा लाइन कन्वर्ज होता है। मतलब संतरा के ऊपर सारा लाइन जो है वो एक जगह जमा हो जाता है और संतरा के नीचे भी सारा लाइन एक जगह जमा हो जाता है। कहने का मतलब सब सारा कर्व, हालांकि 3 डायमेंशनल स्पेस में वो लाइंस खींचा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वो कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर मिलता है आके, ठीक है ना। इंटरसेक्शन वो कहाँ करता है? अपवर्ड जो है, अपवर्ड वो एक पॉइंट पर मिलता है। तो अगर अर्थ को विजुअलाइज करें इन द सेम वे, तो ऊपर वाला पॉइंट जो है जहाँ के सारे लाइंस आके मिल रहे हैं वो क्या हो गया? नॉर्थ पोल। और जो नीचे जहाँ सारे लाइंस आके मिल रहे हैं वो क्या हो गया? साउथ पोल। तो ये और ऑलमोस्ट सारा जो लाइन है कर्व सब, वो क्या है? सबका लेंथ बराबर है ना, लगभग बराबर रहता है। तो ये चीज क्या हुआ? इस चीज को अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर इमेजिनरी लाइन से हम सिमिलीज लें इसका, या उस ढंग से एनालॉगस फील करें, तो ये जो लाइंस है जो नारंगी के छीलने के बाद जो आपको फरी के रूप में लंबा लंबा दिखाई देता है, ये बेसिकली देशांतर कहते हैं इसको, ठीक है। लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इसी को मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी को ईस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया देशांतर। और ठीक उसके बाद दूसरा है लैटिट्यूड, जिसको अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश क्या है? अगर संतरे को बिना छीले बीच से ऐसे काट दें तो एक सर्किल की तरह मिलेगा, एक चूड़ी मिलेगा हमको, ठीक है ना। अगर काटने का काम ठीक बीच से करने के बजाय थोड़ा ऊपर से करें तो वो सर्किल क्या होगा? थोड़ा छोटा होगा, है ना। और वही करते करते अगर देखेंगे तो अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते जाएं, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना अर्थ, गोल जैसा, स्फेरॉइड, इलिप्सॉइड जो भी कहिए, तो उसको काटते चले जाएं, क्रॉस सेक्शनल से लेते जाएं, तो सबसे छोटा होते होते वो क्या होगा? नॉर्थ पोल पर क्या होगा? एक पॉइंट हो जाएगा, है ना। उसी तरह से साउथ वार्ड में भी जो क्या है? एक पॉइंट मिलेगा। तो वो जो चूड़ी है वो आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है और उसका साइज अलग अलग होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। तो ये आप ये बहुत मतलब क्या 6th 7th में ये चीज किताबों में पढ़ाया जाता है। तो अक्षांश देशांतर का एक ग्रिड, एक इमेजिनरी लाइन का ग्रिड है जो अर्थ सरफेस पर आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है ग्रेटिक्यूल्स। तो आपको यही याद रखना है कि अक्षांश जो है उसको पैरेलल भी बोलते हैं, उसको लैटिट्यूड भी बोलते हैं, उसको नॉर्दिंग भी बोलते हैं और अक्षांश बोलते हैं। तो ये सारा सेम है, सेम नाम है ये। तो ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा होगा, ग्राफ पेपर भी क्या है? वो भी लाइंस को देखिए तो ऐसे इंटरसेक्शन से ग्रिड बना रहता है, छोटा छोटा घर खाना बना रहता है, बड़ा बड़ा खाना बना रहता है ना। तो अगर ग्राफ पेपर जब भी आप लोगों ने बनाया होगा तो दो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ कटता होगा तो वो एक पॉइंट जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? ओरिजिन बोलते हैं। और जो लाइंस को क्या बोलते थे? फ्रेम बोलते हैं। 3 डायमेंशन में भी बनाते हैं तो वो क्या हो गया? एक जेड एक्सिस और ऐड हो जाएगा, क्या होता है? एक्स वाई जेड का एक फ्रेम होता है, यही ना। तो एक्स वाई जेड पर अब अगर हम ग्राफ पर ही लें तो दो, हम जैसे कोई पॉइंट है तो पॉइंट के कोई कुछ सर्टेन कोऑर्डिनेट अगर हम बोले 5,3, 5,3 बोले तो इसका खास मतलब होता है कि एक्स डायरेक्शन में हम 5 डिस्टेंस गए और वाई डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस गए, तो जिस पॉइंट पर हम पहुंचे दैट पर्टिकुलर पॉइंट का वो कोऑर्डिनेट हुआ। तो इसमें समझने वाली एक बहुत खास बात ये है जो कि हमारे बहुत काम का होगा। अक्षांश देशांतर तो चलिए ठीक है, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन को हम कोऑर्डिनेट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, द मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई मीन टू कन्वे, विच आई नीड टू कन्वे इज कि हर एक पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, वो कोऑर्डिनेट यूनिक होगा। इट विल बी समथिंग लाइक रोल नंबर, यूनिक आईडी, ठीक है ना, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, मतलब वो पहचान की तरह, आधार संख्या की तरह होगा। तो वो एक क्या है? एक लोकेशनल आईडी की तरह ट्रीट होने लगता है। तो वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो यूनिक होगा, ये चीज समझने का है। और इसका उल्टा भी, कन्वर्स भी इसका समझना जरूरी है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है तो सर्टेन रेफरेंस फ्रेम में वो एक और सिर्फ एक ही लोकेशनल पॉइंट को इंडिकेट करेगा। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि इसको बहुत गौर से देखिए, क्योंकि इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बेस्ड होंगे जो कि आपको फील्ड में डिसीजन मेकिंग के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको गौर से समझिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सारे सुन लें। ग्राफ अगर खींच लें ग्राफ पर, तो हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ एक कोऑर्डिनेट होगा, दैट कोऑर्डिनेट विल सर्व एज यूनिक आईडी फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। Conversely, if any particular ID has been given, means if any coordinate has been given, that will reflect a unique and single point on the graph. ठीक है ना? तो ये चीज अर्थ के केस में भी संभव हो जाएगा। ऑल्दो अर्थ क्या है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है ना? तो हालांकि ये हम जनरलाइज करके बोल रहे हैं, इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस घुसे हुए हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशन ये घुसा हुआ है कि जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर एकदम से धरती का नकल करना चाहे तो एक ग्लोब बन जाएगा, वो नक्शा नहीं बनेगा। नक्शा क्या होता है, लंबाई चौड़ाई में बना होता है, कागज पर बनाते हैं हम। तो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करेंगे टू डायमेंशनल स्पेस में, तो इट इज बाउंड टू हैव सम डिस्टॉर्शन। तो दोस डिस्टॉर्शन आर बेसिकली ऑफ थ्री काइंड्स, आइदर इट विल बी इन शेप, आकार, और इट विल बी इन एरिया, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, और ओरिएंटेशन, डायरेक्शन। तो ये तीन तरह का एरर आना तय है। तो बेसिकली हम और जब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जब हम टू डायमेंशनल प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं तो डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। और वो क्या है कि कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसके बेसिस पर ही ढेर सारा प्रोजेक्शन होता है। तो कोई भी मैप बनता है तो वो किसी न किसी एक सर्टेन प्रोजेक्शन में होता है, सिलेंड्रिकल हो, कॉनिकल हो, जेनिथल हो, ये सब तो खैर हटाइए अभी। मतलब कहने का मेरा ये है, मतलब किसी सर्टेन प्रोजेक्शन में आपको ये बात मान के चलना है, आपको ये चीज समझना है, आपको ये चीज याद रखना है, जो आपके काम की चीज है वो ये है कि किसी भी अगर अर्थ है, अर्थ के साथ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एक बड़ा वंडरफुल पार्ट ये है कि देखिए, एक तो लैटिट्यूड उसको एक्सप्रेस करते हैं किसमें, डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं, और लॉन्गिट्यूड को भी डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक ग्रिड बना हुआ है, ग्रेटिक्यूल्स बना हुआ है इमेजिनरी हमारे अर्थ सरफेस पर। तो है ये क्या है, अक्षांश और देशांतर भी तो एक पॉइंट पर कटेगा ना भाई। अक्षांश और देशांतर भी किसी एक पॉइंट पर कटेगा, किसी कोई एक सर्टेन अक्षांश लें, कोई एक सर्टेन देशांतर लें, तो वो एक पॉइंट पर तो कटेगा। तो दो ही चीज से बेसिक हम अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पहुंच जा रहे हैं। तो ये एक अनोखी बात नहीं है, एक अनोखी बात है, क्योंकि यूजुअली थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी सर्टेन पॉइंट के लोकेशन को फिक्स करने के लिए वी नीड थ्री कोऑर्डिनेट्स। टू डायमेंशनल स्पेस में दो कोऑर्डिनेट चाहिए, वन डायमेंशनल स्पेस में एक कोऑर्डिनेट चाहिए। मान लो एक लाइन है, केवल नंबर लाइन है, जैसे कि एक जीरो है। अब नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट को हमको एक्सप्रेस करना है तो नंबर इज एनफ, वन नंबर इज एनफ। अगर हम बोले -5 तो इट विल बी एक इंटीजर है जो कि जीरो से -5 डिस्टेंस पर बाई साइड होगा, है ना, नंबर लाइन पर। तो अगर वन डायमेंशनल स्पेस है तो एक ऑर्डिनेट की मैपिंग चाहिए, टू डायमेंशनल स्पेस है तो टू ऑर्डिनेट्स की मैपिंग चाहिए, थ्री डायमेंशनल स्पेस है तो थ्री ऑर्डिनेट्स की मैपिंग चाहिए। इसी ढंग से n नंबर ऑफ डायमेंशनल स्पेस है तो, लेकिन ज्योमेट्रिकली हम 3 से ज्यादा को विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई। तो उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई जिसमें है एक्स वाई जेड एक्सिस का जो रेफरेंस फ्रेम है, उसमें अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं तो उसके लिए 3 हमको कोऑर्डिनेट चाहिए ना, एक्स वाई जेड, तब हम वो पॉइंट फिक्स हो जाएगा। लेकिन आप सोच के देखिए, अर्थ इज ए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, लेकिन हम पॉइंट पर केवल दो के मदद से पहुंच जा रहे हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ओनली बिकॉज these lines are themselves a curved line, है ना, और हम उसको डिग्री के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये काफी सहूलियत वाली बात है। और जेड मिलने के बाद एक और पॉइंट क्या हो जाता है कि हम ऊंचाई भी, समुद्र तल से ऊंचाई भी शो कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मार्फत हम किसी सर्टेन पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। तो हमारा जो मैप होता है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि एक पॉइंट को अक्षांश देशांतर से हर एक पॉइंट को हम दिखला सकते हैं धरती के सरफेस पर। वो उसके आईडी की तरह है, कोई पॉइंट अगर हम ले हैं तो वो उसके आईडी की तरह है, आधार कार्ड की तरह है, उसके स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की तरह है। और
अगर कोई ऐसे ही रैंडम आपको कोई लेट लॉन्ग का इंटरसेक्शन दे दें तो वो भी अर्थ पर के किसी एक और एक ही पॉइंट को शो करेगा। चलिए, तो अब तो दूसरा चीज, एक तो देखा हमने मैप का एलिमेंट ये होता था कि शीर्षक होता था, नॉर्थ का डायरेक्शन दिया हुआ होना चाहिए, दूसरा ग्रेटिक्यूल्स होना चाहिए। अब एक बात और समझिए, तो ये बेसिकली जो ग्रेटिक्यूल्स होता है मैप में, वो अक्षांश और देशांतर का ग्रेटिक्यूल्स होता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न एक्सटेंशन क्या है किसी कंट्री का, है ना। जैसे भारत का क्या है, अक्षांश को देखिएगा तो नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड एक्सटेंशन कितना है, 8 डिग्री से लगभग 30-32 डिग्री के आसपास है, ठीक ना। तो ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार हुआ, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तार हुआ किसी देश का। और पूर्व पश्चिम दिशा में देख दें तो वो क्या हुआ, देशांतरीय विस्तार हुआ। टाइम जोन देशांतर पर डिपेंड करता है, अर्थ रोटेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट की वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है अर्थ। बहुत सिंपल है, क्योंकि सूरज क्या है, सूरज ईस्ट से वेस्ट जाता है, तो इसका मतलब धरती किसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। और हर एक डिग्री में को रोटेट करने में 4 मिनट का टाइम लगता है, तो उसी बेसिस पर हम ये निकालते हैं। तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, पूरा पश्चिम विस्तार है, उसका मध्य क्या है, मध्य पड़ता है 82.5 डिग्री, जिसको क्या कहते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो वो एकदम बीच में है वो वाला। और किस शहर से होके जाता है, इलाहाबाद स्टैंडर्ड टाइम है ना। इलाहाबाद पर से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री ईस्ट, देशांतर का नाम है, ये मेरिडियन है 82.5। और हम लोगों का जो कंट्री है उसमें कितना टाइम जोन है, एक टाइम जोन का मतलब 1 घंटा के आसपास का हुआ, ठीक है। तो 4 डिग्री है तो लगभग 1.25 घंटा का ये पड़ता है। तो हम लोगों का 2 टाइम जोन पड़ जाता है, लेकिन हम लोग एक ही टाइम फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा 2 नहीं होता है, तो लगा कि एक ही टाइम रहेगा तो काफी आसानी होगी। लेकिन इसके कारण क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए आप, दीमापुर, आसाम, नागालैंड, और उधर गुवाहाटी या और भी उधर चले जाइए अगरतला, तो वहां मतलब 6 बजे शाम में ही एकदम अंधेरा और रात हो जाता है। और इधर चले जाइए, मतलब गुजरात, सौराष्ट्र, सिलचर की तरफ चले जाइए, द्वारका चले जाइए, तो वो क्या है 7, 7:30 भी शाम हो गया तो आपको मतलब हो सकता है धूप दिखाई दे। तो क्योंकि पूरे भारत में एक ही टाइम रहता है, लेकिन टाइम जोन मतलब अगर देखें वास्तव में, अगर लोकल टाइम से तुलना करके देखें तो 1.5-2 घंटे का अंतर रहता है एकदम, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसमें। एनीवे तो ये ग्रेटिक्यूल्स है, तो मैप में ग्रेटिक्यूल्स होना चाहिए। तो ये नजर में, हाथ में मैप आते ही आपको इन सब चीजों पर ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो चीज लेना है, जो डिलीवरेबल्स आपको मिलेगा, बेसिकली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल कि आपको जो जो चीज मिलना है एजेंसी से, वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सही है गलत है, ये इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इन चीजों को आप पता कर पाइए। तो ग्रेटिक्यूल्स होना, लेकिन अब एक चीज हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये कि ग्रेटिक्यूल्स हमारे पहले वाले मैप में भी था, जो हमारा खेसरा मानचित्र है, ओनरशिप का जो मैप है, जो हम जो मैप बना रहे हैं वो कौन सा मैप बना रहे हैं, ओनरशिप मैप बना रहे हैं, खेसरा मानचित्र बना रहे हैं। तो खेसरा मानचित्र में जो भी आपको ग्रिड दिखेगा, लेकिन वो ग्रिड क्या था, वो ग्रिड अक्षांश देशांतर को नहीं दिखला रहा होता था, वो क्या था, जस्ट एक ग्रिड था, 10-10 जरी पर बना हुआ था। एक गांव को गांव के लोकल लेवल पर वो जस्ट एक रेफरेंस क्रिएट करने के लिए था, 10-10 जरी का ग्रिड था। लेकिन अब जो है हमारा जो मैप मिलेगा वो जियो रेफरेंस्ड होगा, तो उसमें आपको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के टर्म में लिखा रहेगा। ऑब्वियसली क्योंकि एक गांव है, अब 1 डिग्री का जो डिफरेंस आता है वो 4 मिनट होता है, और उतने देर में लगभग आप इक्वेटर पर देखो तो 110 किलोमीटर का ट्रेवल हो जाता है अर्थ का, सरफेस के इस लेवल पर देखो तो 110 किलोमीटर चौड़ा तो कोई गांव होता नहीं। तो वो क्या होगा, डिग्री, मिनट, सेकेंड, सेकेंड में जाके वो आपका 5-5 सेकेंड टाइप से आपका 1 सेकेंड लगभग 30 मीटर के आसपास हो जाता है। तो सेकेंड के एक्सपेंशन में आपका वो ग्रेटिक्यूल्स दिखाया हुआ रहेगा। तो अभी अंतर क्या है कि जो अगर ग्रेटिक्यूल अगर अक्षांश देशांतर के टर्म में दिखाया हुआ है तो क्या है, हमको पता चलेगा कि अर्थ पर कहाँ है। अगर ये अक्षांश देशांतर नहीं दिखाया हुआ है तो हम पता कर पाएंगे कि ये कहाँ पर है। तो एग्जैक्टली अगर सॉफ्टवेयर के टर्म में देखें तो इसको बोलते हैं कि इस तरह के मैप को जो कि जियो रेफरेंस्ड है, मतलब अक्षांश देशांतर उसका पता है हर एक पॉइंट का, तो वो अपने आप अगर गूगल अर्थ पर ले जाओगे केएमएल फाइल बना के, तो वो जहां पर वो एकदम वहीं पर चला जाएगा। मान लो कोई एक गांव है, तो वो नालंदा का गांव है, तो वो पूरा एशिया आएगा, एशिया में इंडिया आएगा, इंडिया में बिहार जाएगा, बिहार में नालंदा जाएगा, नालंदा के पर्टिकुलर जगह पर जाके वो खुल जाएगा।
लेकिन अगर वो जियो रेफरेंस नहीं है तो कहीं भी खुल जाएगा, मतलब वो अपनी जगह पर जाकर नहीं खुलेगा। तो ये चीज क्या है, जियो रेफरेंसिंग कहलाता है। जियो रेफरेंसिंग पर पता नहीं, मैं पहले भी मतलब हो सकता है बता चुका हूँ कि ये अर्थ के कोऑर्डिनेट के थ्रू रजिस्टर करते हैं ट्रायंगुलेशन के थ्रू, तो ट्रायंगल जो है वो जियो रेफरेंस हो जाता है। तो मैप, पूरा मैप पे, अगर पूरा मैप पर आप कहीं भी कर्सर मूव करोगे अपना कंप्यूटर पर खोलकर, तो हर एक पॉइंट पर जहां जहां कर्सर जाएगा आपको नीचे में उसका कोऑर्डिनेट शो करता रहेगा। तो बेसिकली दोस टाइप ऑफ आइटम्स, आइदर इट इज फोटोग्राफ और इट इज मैप, दे आर कॉल्ड जियो रेफरेंस्ड। मतलब इट इज वेरी क्लियर कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, है ना, अक्षांश देशांतर क्या, ये आपको पता चलता रहता है। तो दैट इज, अगर जिस मैप में ये काम किया हुआ है, जिस फोटोग्राफ में ये काम किया हुआ है, तो हम बोलते हैं ये जियो रेफरेंस्ड है, इसकी जियो रेफरेंसिंग की हुई है। तो अभी जो हमारा मैप मिलेगा वो जियो रेफरेंस मिलेगा, एजेंसी जो बना के देगी आपको वो जियो रेफरेंस मैप होगा। तो आपका ग्रेटिक्यूल्स दिखना चाहिए। तीसरा, चौथा, किन किन चीजों की चर्चा हो गई, हेडिंग हो गया, नॉर्थ साउथ एरो हो गया, ग्रेटिक्यूल्स हो गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है किसी भी मैप को पे आपको एक दिखेगा स्केल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इवन शीर्षक तो होना ही चाहिए, मतलब कहाँ का नक्शा है तो पता चलना चाहिए वो तो, लेकिन उसके बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ अगर एलिमेंट है मैप का तो वो हमको लगता है स्केल है। स्केल, क्योंकि मैप मैप क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों मैप मैप की इतना डिमांड क्यों है, क्यों हम मैप के लिए सर्वे कर रहे हैं, क्यों मैप बनाना चाह रहे हैं। मैप हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि मैप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा रिफ्लेक्शन है, ऐसा क्रिएशन है जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट तो हम कहीं भी कर सकते हैं, फील्ड में भी जाके कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिना फील्ड गए मेजरमेंट कर सकते हैं, और वो मेजरमेंट फील्ड का ही होगा। तो ये काम अगर हो पाता है मैप के थ्रू तो क्यों हो पाता है, what is the inherent quality that is embedded and which produce this property in the map? वो प्रॉपर्टी है उसका यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल। हम मानचित्र से नापी का काम, मेजरमेंट का काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कोई भी मैप किसी सर्टेन स्केल पर बना हुआ होता है, एक निश्चित स्केल पर बना होता है, एक फिक्स स्केल पर बना होता है। स्केल का मतलब क्या होता है, जो पुराना वाला नक्शा था ना वो 16 इंची पर बना हुआ था, राजस्व खेसरा वाला, 16 इंची बराबर 1 माइल। तो आप नॉर्मली सुनोगे उसको, जो सीएस मैप था, सीएस आरएस रिविजनल, सीएस कैडेस्ट्रल, आरएस रिविजनल, म्यूनिसिपल चकबंदी मैप, और अभी जो बन रहा है वो एसएस मैप है, स्पेशल सर्वे मैप। तो सीएस, एसएस, आरएस जो कुछ भी है वो सर्टेन स्केल्स पर बना होता है नक्शा। वो 16 इंची बराबर। तो स्केल दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, स्केल को समझ लीजिए, स्केल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सबसे ज्यादा आप इनकाउंटर करोगे फील्ड में, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इसी में फेस करोगे। तो वो चीजें आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और आपको लीडरशिप रोल में हैं, आप कानूनगो हैं, अफसर हैं, अधिकारी वर्ग में हैं, और आप अगर जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। स्केल का मतलब है कि नक्शा पर कोई डिस्टेंस हम लें तो हमको पता चल जाए कि जमीन पर वो कितना डिस्टेंस है। बेसिकली पेपर पर का डिस्टेंस और जमीन पर के डिस्टेंस का रेशियो निकाल लें, दैट इज मैप, दैट इज स्केल, मैप स्केल। अगर हम मैप लिखा हुआ है कि 16 इंची बराबर 1 माइल, पुराना जो हमारा राजस्व मानचित्र होता था, खेसरा मानचित्र होता था सीएस वाला, उसमें मोस्ट ऑफ द मैप जो है 3 स्केल पर बने होते थे। सबसे ज्यादा तो 16 इंची वाला मैप रहता था, और जो कुछ आबादी वाला एरिया था, जो बहुत घना बसा हुआ रहता था, वो छोटे छोटे टुकड़े रहते थे, उसको बड़ा करके बनाना जरूरी रहता था, नहीं तो वो दिखता ही नहीं, उसमें नंबर डालते कैसे, हर एक खेसरा का खेसरा नंबर भी तो खेसरा के अंदर डालना है आपको कागज पर। तो उसको बड़ा करके बनाते थे। तो 3 तरह का स्केल बेसिकली पहले यूज हुआ था, 16, 32, 64। जनरली बोलचाल में लोग 16 का मैप है, 16 का मैप है ऐसे बोलते हैं, 32 का मैप है, 64 का मैप है ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 16 इंच बराबर 1 माइल। अगर 8 इंच अगर आपने कोई डिस्टेंस लिया, मान लो किसी एक तिमेड़ा से लेके एक कुएं के बीच का डिस्टेंस आपने लिया, 8 इंच ही आया, तो इसका मतलब वो कितना दूरी बता रहा है जमीन पर, आधा माइल बता रहा है, हाफ माइल। चूंकि 16 इंच बराबर 1 माइल होता है तो 8 इंच बराबर हाफ मील होगा, ऐसे ही निकालते हैं। तो स्केल का मतलब यही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
तो ये चीज। दूसरा तरीका होता है उसी तरह 32 पर भी निकाल सकते हैं। 32 इंच बराबर 1 माइल, और जो 64 इंच बराबर 1 माइल, ये सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। इन द सेम वे स्केल को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के रूप में भी दिखलाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हुआ, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि पेपर पर का डिस्टेंस बटे जमीन पर का डिस्टेंस लिख लें तो एक फ्रैक्शन आएगा ना भाई। एक भिन्न फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, भिन्न को बोलते हैं। एक अंश होना चाहिए, एक हर होना चाहिए, न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए, यही तो फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन के टर्म में भी हम स्केल को एक्सप्रेस करते हैं, और ज्यादा पॉपुलर है ये। डिस्क्रिप्टिव स्केल अब नहीं चलता है, कहीं नहीं चलता है, ठीक है, होता है समझने के लिए, ठीक है, लेकिन आरएफ ही चलता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आरएफ। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, किसी भी फ्रैक्शन को आप अंश बटे हर के रूप में न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या लिखाता है, मैप पर का डिस्टेंस, और डिनोमिनेटर में क्या लिखाता है, जमीन पर का डिस्टेंस। तो 16 इंच बराबर 1 माइल है। इसका अगर हम आरएफ निकालना चाहें, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना चाहें, तो हमको क्या करना होगा, 16 इंच अपॉन 1 माइल लिखना होगा। तो 1 माइल को हम इंच में कन्वर्ट करें तो इंच इंच कट जाएगा, और एक नंबर आएगा, कट कुट के आएगा 1/3960, 1/3960 आएगा। तो इसको 1:3960 लिखते हैं। और दूसरी बात ये भी, आरएफ रिप्रेजेंटेटिव, उसी को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में एक एक क्लॉज लगा होता है, एक कंडीशन लगा होता है। वो क्या होता है कि न्यूमरेटर हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे 16:1 माइल है, तो 1 माइल का मतलब हुआ 1760 गज, यार्ड। और एक यार्ड का होता है 3 फीट, तो गुना 3 फीट, 1 फीट भी 12 इंच, तो गुना 12। तो 16/1760 गुने 3 गुने 12 कर दें, और इसको सरल करें तो हमको ये आरएफ मिल गया। लेकिन इसको आरएफ नहीं कहेंगे हम, ये स्केल जरूर सही है, लेकिन आरएफ हम तब कहेंगे जब हमारा न्यूमरेटर नेसेसरली 1 रहेगा। तो आरएफ को एक्सप्रेस करने का तरीका यही है कि 1:, जो भी आ रहा है नंबर आपका स्केल का, जो भी रेशियो है उसको आप लिख दीजिए। तो 1:, अगर 5000 है, इसका मतलब क्या हुआ। और आरएफ में एक्सप्रेस क्यों करते हैं, क्यों ये इतना पॉपुलर है, ये इसलिए इतना पॉपुलर है कि इसमें हमको यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है। ना तो इसमें सेंटीमीटर रहेगा, ना इंच रहेगा, ना फीट रहेगा, ना डेसीमीटर रहेगा, ना कुछ नहीं रहता है। ये विदाउट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। कहने का मतलब, जैसे मान लो ये पेन है मेरे हाथ में, ये पेन का डिस्टेंस है कुछ, हम नहीं जानते ये कितना है। लेकिन अगर कोई मैप है, वो अगर मान लो उसका स्केल है 10,000, 1:10,000 पर बना हुआ मैप है, ठीक है। तो अगर मैप पर हम कोई डिस्टेंस नापे और वो आया 1 कलम का डिस्टेंस, तो जमीन पर इसी को ऐसे ऐसे, जो भी गुल्ली डंडा बच्चे में खेला होगा, वो डंडे से नापते थे ना, 1 2 3 4 करते हुए। तो ये 10,000 बार अगर चला दो जमीन पर, तो उतना ही डिस्टेंस जमीन पर शो करेगा। तो ये ज्यादा इजी है ना, इसमें हमको झंझट नहीं है कुछ बदलने का, या रेशियो निकालने का, या अगर इंच है तो इंच नापने वाला मशीन चाहिए। लेकिन अगर केवल आरएफ दिया हुआ है तो कोई भी स्केल हमारा काम कर जाएगा, चाहे वो फुट पाउंड इंच वाला हो, चाहे सेंटीमीटर मीटर वाला हो। नहीं, 1:4000 का स्केल है, जो कि अभी जो हमारा एजेंसी से फाइनल नक्शा पब्लिकेशन होगा, फाइनल पब्लिकेशन होगा, उसका स्केल क्या होगा, 1:4000 होगा, ठीक है। और जो आबादी वाला है वो क्या होगा, 1:1000 होगा। तो पहले जो था वो फुट पाउंड इंच था, जो कि ब्रिटिश सिस्टम जो था उसमें फुट पाउंड इंच ही चलता था। मास के लिए पाउंड, लेंथ के लिए फुट इंच, ये चलता था। और मील, गज, ये एफपीएस सिस्टम का है पार्ट। और एसआई सिस्टम में क्या चलता है, मीटर चलता है, सेंटीमीटर चलता है, मतलब 10 के मल्टीपुल में, डेसिमल के मल्टीपुल में चलता है। तो अभी जो है मैट्रिक में हम लोग स्केल लेना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अक्रॉस द स्टेट अलग अलग स्केल पर नक्शा बना हुआ है। तो पूरे भारत में डिजिटल इंडिया के तहत जो है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, DILRMP के तहत ही ये काम हो रहा है ना, डिजिटल इंडिया के तहत ही ये सारा काम हो रहा है। हर एक स्टेट को ये छूट दी गई कि आप लोग सर्वे करवा लीजिए, और जो आपका लैंड रिकॉर्ड्स है, जो आपके खेसरा मानचित्र है, ओनरशिप वाला जो मैप है, उसको आप अपडेट कर लीजिए, और सबको 1:4000 पर लीजिए। 1:4000 पर रहेगा, और सारे एक स्केल पर रहेंगे, तो सारा अक्रॉस द स्टेट एक यूनिफॉर्मिटी तो रहेगी ही। मोर ओवर मैप्स को फर्दर इंटीग्रेट करने में और डिफरेंट काम करने में आसानी रहेगी, है ना, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तो ये बात। तो कहने का मतलब ये कि अभी जो है वो मैट्रिक वाले में ले रहे हैं, 10 के मल्टीपल में, तो 1:4000 पर ले रहे हैं। तो अब सिंपल सा बताइए, अगर 1 सेंटीमीटर है, अगर मैप पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो जमीन पर कितना डिस्टेंस को दिखलाना चाहिए उसको,
4000 सेंटीमीटर है ना, मतलब 40 मीटर। 40 मीटर का डिस्टेंस हमारे मैप पर 1 सेंटीमीटर में दिखाई देगा, है ना। और जो हमारा पुराना वाला मैप था उसमें कितना था, 3960 था। तो उसमें 1 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, 39.6 मीटर दिखाएगा। और 1 मिलीमीटर कितना दिखाएगा, 10 3.96 मीटर। और 1:4000 वाले में कितना दिखाएगा, 4 मीटर। तो 1 मिलीमीटर जो है वो 4 मीटर की दूरी दिखलाएगा मैप पर। तो स्केल समझ में आ गया ना, कोई बहुत स्केल से घबराना नहीं है। स्केल मतलब अमीनों के हाथ में एक डराने वाला कॉन्सेप्ट होता था, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। और इस चीज को समझ लीजिए तो वो आसानी होगी। तो एक स्केल हो गया। तो मैप में और क्या दिखेगा, स्केल दिखना चाहिए। तो ये भी क्या है, मैप का एलिमेंट है। फिर मैप का एलिमेंट क्या है, लीजेंड होता है, लीजेंड बॉक्स। लीजेंड बॉक्स क्या होता है, आप देखिएगा राजस्व, अगर हम राजस्व खेसरा मानचित्र की बात करें, राजस्व मानचित्र की बात करें, रेवेन्यू विलेज मैप की बात करें, तो उसमें आपको ढेर सारा सिंबल्स दिखाई देगा। जैसे छोटा छोटा पेड़ बना रहता है, तो वो उसको मैंगो टोपे लिखा रहता है उस पर। मैंगो टोपे मतलब आम का पेड़ है, आम का आम का बगीचा है, जो खास ढंग से पैटर्न से बनाया हुआ रहता है, ग्रिड टाइप का शैडो किया हुआ रहता है। उसी ढंग से अगर बालुवाही और पानी वाला चौर टाइप का जमीन रहता है, तो उसको खास ढंग से दिखाया हुआ रहता है, दाना 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 करके दिखाया हुआ रहता है। अगर क्रॉस बना हुआ है और थोड़ा आग जल रहा है, जिसका मतलब श्मशान है, वो वहाँ चीता जलाने के काम आता है वो जगह। कहीं सीधी से लकीर है और ऐसे करके बना हुआ है, तो वो ताड़ गाछ का सिंबल रहता है। उसी तरह से खजूर गाछ का सिंबल है। कहीं मंदिर बना रहता है, ऐसे एक लाइन खींच के उल्टा औंधा हुआ एक हेमीस्फेयर बना है, उस पर प्लस का साइन बना हुआ है, मतलब कब्रिस्तान है वो। ठीक है, तो ये क्या है, लीजेंड है। दीज आर बेसिकली सिंबल, पॉइंट फीचर। कोई भी नक्शा रहता है, किसी भी मानचित्र को आप बनाते हैं, तो बेसिकली 3 चीज से आप कोई भी मानचित्र बना ले सकते हैं। बेसिकली 4 चीज बोलिए। तो वो क्या चीज है, 3 चीज। वो 3 चीज है, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। जैसे रोड का सेंटर लाइन दिखाना है, नदी का किनारा दिखाना है, तो ये किससे दिखेगा, लाइन से दिखेगा, है ना। अगर मंदिर दिखाना है, कोई बरगद का पेड़ दिखाना है, कई बार बरगद का पेड़ ताड़ का पेड़ को मुस्तकिल की तरह भी यूज करते थे, तो उसके नीचे में छोटा सा सर्किल मार देते थे, कहने का मतलब ये मुस्तकिल है। तो कभी जब नापी करनी होती थी, तो वो नोन पॉइंट पर, वो मुस्तकिल पर गए, वहां से उठा के नाप लिया, तो आसानी होती थी नापने में। तो मुश्किल होना, पर मुश्किल आप लोग को लगता है एक्सप्रेस कर चुके थे, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। मुश्किल वो है जिसका पोजीशन या लोकेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ है। कहने का मतलब अगर कोई तिमेड़ा है, वो अभी के एसएस मैप में भी मान लो दिख रहा है और सीएस वाले मैप में भी दिख रहा था, तो वो अगर है दोनों में है, तो अपनी ही जगह पर है, एक ही जगह पर है, तो वो क्या हुआ, मुश्किल हुआ। जैसे कुआं, कुआं क्या है, वंडरफुल मुस्तकिल है, बहुत शानदार मुश्किल पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि वो अपनी जगह से हटता नहीं है, और उसमें कोई ऊंचाई और नीचाई भी नहीं होता है, तो मैप में क्या क्या होता है, स्पेशल डिस्टॉर्शन भी उसमें नहीं आएगा। तो मैप एक कुआं जो है बहुत अच्छा मुश्किल का काम करता है। तो मंदिर हो सकता है, मंदिर के चबूतरे का कोना हो सकता है, कोई बहुत बड़ा सा घर हो सकता है, किला हो सकता है, कोई कुछ गड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सा पत्थर, वो भी हो सकता है। तीन सीमाना भी बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट होता है, और वही वो बेसिकली रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके बल पर पुराना सर्वे हुआ था। और लोग क्या करते थे पुराने जमाने में, जब अंग्रेजों ने सर्वे करवाया था, तो तीन सीमाना जो होता था, 3 गांव का मीटिंग पॉइंट जो होता था, 3 की बाउंड्री जहां मिलती थी, वो एक पॉइंट होगा, ये याद रखिएगा। 3 पॉलीगॉन जिस पॉइंट पर मिलेगा, वो पॉइंट है, वो किसी गांव का हिस्सा नहीं, बल्कि बोलिए या तो तीनों गांव का है, या तीनों में से किसी गांव में नहीं है, ऐसे ऐसे समझिए उसको, दैट इज जस्ट अ पॉइंट। तो वो पॉइंट 3 सीमाना होता था, तो वो उसको भी दिखलाने का एक तरीका होता था। वो किससे दिखलाते थे, एक ट्रायंगल से दिखलाते हैं, ठीक है ना, एक ट्रायंगल से दिखलाते थे उसको। तो ये सब क्या है, लीजेंड है। तो पॉइंट फीचर या लाइन फीचर या पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या होगा, या तो कोई खेत है वो आपका पॉलीगॉन हो गया। खेत हो, कोई भी ज्योग्राफिकल एंटिटी जो एरिया कवर करता है, जैसे खेत हो गया, खेसरा हो गया, राजस्व ग्राम हो गया, अंचल हो गया, पंचायत हो गया, हल्का हो गया, जिला हो गया, राज्य हो गया, देश हो गया, ये सब क्या है, पॉलीगॉन ही तो है। मैप पर देखें तो ये क्या पॉलीगॉन है। ये 3 चीज। और चौथा चीज क्या है, एनोटेशन। एनोटेशन मतलब टेक्स्ट। आप लिखेंगे ना भाई, जैसे लिखना है आपको भारत, तो भ में आकार र त लिखेंगे ना आप, इंडिया INDIA लिखेंगे ना, तो आपको अल्फाबेट्स की जरूरत होगी ना, चाहे बांग्ला में लिखें, चाहे हिंदी में लिखें, या तमिल में लिखें, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, जिसमें भी लिखें, तो आपको लेटर्स की जरूरत पड़ेगी, डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो दीज न्यूमेरिक्स या टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, उसके लिए आपको अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो है एनोटेशन कहलाता है। कहने का मतलब पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन और एनोटेशन के थ्रू आप कोई सा भी नक्शा बना सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राउंड की रियलिटी को रिक्रिएट कर सकते हैं ऑन ए पेपर। तो अब जो पॉइंट फीचर्स है उसके लिए लीजेंड्स रहता है ना।
तो लीजेंड्स को देख के, और अमीन उसको अलामत भी बोलते हैं, इंग्लिश में लीजेंड बोलते हैं, ऐसे हिंदी बोलिए तो संकेत चिन्ह है ना, सिंबल्स बोलते हैं। तो अमीन को क्या चीज की जानकारी रहती थी? ट्रेडिशनल जो अमीन्स हैं उनको बेसिकली 3 चीज का बहुत अच्छा जानकारी रहता था। उनको डिस्टेंस नापने बहुत तरीके से आता था, बहुत तगड़े ढंग से डिस्टेंस नाप सकते थे। तो अब डिस्टेंस स्केल को समझने के बाद डिस्टेंस अब आप भी नाप सकते हैं। दूसरा, वो एरिया निकालना जानते थे, किसी भी पॉलीगॉन का, किसी भी खेत का फटक से एरिया निकाल देते थे। तो वो आपको निकालने में दिक्कत हो सकती है, तो उसका क्या तरीका होता है वो मैं अभी एक्सप्रेस कर देता हूँ, वो भी बहुत सरल और सामान्य सा तरीका है। और तीसरा, वो मैप में जो इंफॉर्मेशन छिपा हुआ होता था उसको बहुत आसानी से निकाल लेते थे। तो वो करते थे, वो 2 बेसिस पर करते थे। एक तो लीजेंड्स के थ्रू एसोसिएट करते थे इंफॉर्मेशन को, और दूसरा वो मुस्तकिल को बड़े तरीके से पहचान के निकाल लेते थे। तो यही उनका बेसिकली सेट ऑफ स्किल था, जिसके बल पर मतलब वो आज भी सारा काम करते हैं। हालांकि ये तो मतलब क्या कहते हैं, विलुप्त प्राय मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज टाइप से हो गया, लेकिन अब रिक्रूटमेंट हो रहा है। और 100 साल से सर्वे भी तो नहीं हुआ, आप ऐसे सोच के देखिए। इट वाज सपोज्ड कि एवरी 30 इयर्स इट वाज टू बी रिपीटेड, वो नहीं हुआ, तो गैप तो बढ़ता चला गया ना। आपको मैप और आरओआर दोनों को अपडेट रखना था। मैप में चेंज होना था तो मैप के कोरस्पॉन्डिंग अधिकार अभिलेख में भी चेंज होना था। तो अधिकार अभिलेख में तो और दिक्कत क्या थी, अधिकार अभिलेख रखा कहाँ रहता है, अंचल में रखा रहता है ना। और मैप कहाँ रखा रहता है, तो गुलजार बाग सर्वेक्षण कार्यालय में रखा रहता है। इवन बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सबका मैप यहाँ था। अब जैसे जैसे अलग होता गया राज्य, तो सबका वापस चलता गया। अभी इधर 4-5 साल पहले झारखंड का सारा मैप वहां से भेज दिया गया झारखंड को, तो अब केवल हमारे पास बिहार का बचा हुआ है। एनीवे, तो दोनों जगह अपडेट करने का एक सिंक नहीं बैठ पाता था। दूसरी, बाढ़ आता था, सुखाड़ आता है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, लोगों में जागरूकता कम है। तो कहने का मतलब इतना अवेयरनेस नहीं है कि हम तरीके से। तो नियम तो ये कहता था कि आरओआर में बदलाव हुआ, आपने कोई जमीन बेची तो दाखिल खारिज होना चाहिए, म्यूटेशन अगर हुआ तो कोरेस्पॉन्डिंग चेंज ऑन द मैप भी होना चाहिए। तो वो चीज हुआ नहीं, और वो नहीं हो पाने के कारण गैप बढ़ता गया, गैप बनता गया। अब वो गैप काफी अधिक हो गया। तो 100 साल के अंतराल में ये गैप बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए लगा कि नहीं अब सर्वे कराना जरूरी है, सर्वे तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि अब अपडेट करके वहां तक नहीं पहुंच सकते हम, इतना ज्यादा गैप हो गया। और जिनकी जमीन थी, मुझे नहीं लगता आज कुछ अपवाद छोड़ दें, बहुत सर्टेन परसेंटेज छोड़ दें। हालांकि अब बहुत ज्यादा सरकार इस पर प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे म्यूटेशन को ऑनलाइन कर दिया गया, अपडेट करने का काम हो रहा है। अभी परिमार्जन एक नया सॉफ्टवेयर है जिसमें आप सुधार करवा सकते हैं अगर आपकी कोई गलती है जमाबंदी या आपके कागजात में। तो ये सब चीजें अब ऑनलाइन होने से या कंप्यूटराइज्ड होने से ये सब चीजें फायदा तो हो रहा है। कंप्यूटराइज होने का दूसरा फायदा ये भी है कि अगर अब जो टेम्परिंग नहीं हो सकती है, जमाबंदी का कोई पन्ना ही फटा हुआ है तो वो नहीं हो सकता है। और डिफरेंट लोकेशंस में इसके बैकअप रहते हैं, तो आप एक जगह छेड़छाड़ कर दें तो ऐसा नहीं तुरंत पता चल जाएगा दूसरी जगह से कि समथिंग हैज बीन डन विद वेस्टेड इंटरेस्ट, या अनऑथराइज्ड वे में या इलीगली ये काम किया गया, तो ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो खैर एनीवे, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये गैप क्रिएट हो गया और सर्वे नहीं हुआ। रिविजनल भी हुआ तो इट वाज ए काइंड ऑफ अपडेशन सर्वे। वो सर्वे तो उसको नहीं कह सकते। अपडेशन भी हुआ तो वो पूरे जगह नहीं हुआ, वो नोट फाइनल के स्टेज तक पहुंचा नहीं। तो कुल मिला के तो ये क्या हुआ कि आखिर वो सर्वे होगा नहीं तो वो स्किल सेट कहाँ से रह पाएगा। तो स्किल सेट यही बचा रह गया कि हम मैप देख के जमीन नाप ले सकते हैं, वही चीज बचा रह गया। तो वो चीज आज करते हैं लोग। तो लेकिन उसको सीखना पड़ेगा, हमको रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वे एक बहुत गवर्नमेंट के लिए ये सर्वे बेसिकली एक प्री प्लानिंग वर्क होता है। आप सर्वे के जितने भी क्लाइंट हैं, जो भी लोग सर्वे कराते हैं, वो बेसिकली देखेंगे वो गवर्नमेंट ही होते हैं, या कोई बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी या कंपनी होती है। अब रिलायंस है, उसको फाइबर ऑप्टिक बिछाना है तो वो सर्वे करवाती है, मैप बनवाती है। तो एनीवे, तो बेसिकली ये प्री प्लानिंग वर्क होता है। और खेसरा मानचित्र ये तो एक हुआ, लेकिन हम लोग जो बना रहे हैं वो क्या है, वो बेसिकली ओनरशिप से रिलेटेड है। और आज भी देखिए आप, अगर लैंड डिस्प्यूट के मामले देखेंगे, आप क्राइम का मामला देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, तो मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट्स के अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा परसेंटेज भाग जो है, आधा से ज्यादा वो जमीन का लड़ाई निकलता है। अच्छा, और शुरू में जब लगान लिया जाता, अच्छा अंग्रेजों ने पहली बार ऑन स्केल नक्शा सीएस के टाइम में बना, अंग्रेजों ने बनवाया। हालांकि उनका बनाने का उद्देश्य जो था वो कोई लोक कल्याणकारी नहीं था, प्रोजेक्ट भरे लोक कल्याणकारी करें, मकसद उनका लगान लेना था
कि कहीं का लगान छूट रहा है या कम तो नहीं आ रहा है, तो इसका ऑन स्केल अगर नक्शा है तो हम तो यहीं से बैठ के देख लेंगे भाई कि फलना गांव है, उसका तो बहुत बड़ा एरिया है, इस वक्त इतना लगाना चाहिए, इतना ही क्यों दे रहा है, तो पकड़ो जमींदार को, लो उससे लगान। तो एनीवे ये चीज किया हुआ था। तो वो चीज और उसमें लगान इतना ज्यादा था कि लोग ये क्या कहते हैं उसको, लगान देने की तुलना में लोग ओनरशिप छोड़ देना ज्यादा पसंद करते थे, तो खाने के लिए नहीं बचता था। तो अभी के केस में क्या है, ओनरशिप वाला मैप जब बना रहा था, अभी के केस में स्थिति ये है कि गांव का छोटा से छोटा जमीन का टुकड़ा काफी महंगा हो गया है। लगान पहले लेते थे प्रोडक्टिविटी के आधार पर, हमारा क्या होता है, इस खेत का उपज ज्यादा है, यहाँ पानी है, यहाँ सिंचाई है, यहाँ उपज ज्यादा होता है तो इसका लगान ज्यादा होगा। यहाँ भाई परती है, भीट है, उसी आधार पर उनका कैटेगराइजेशन किया हुआ था, धनहर 1, धनहर 2, धनहर 3, मतलब सबसे अच्छा उपजाऊ भूमि जो है धनहर 1 है, तब धनहर 2 है, तब धनहर 3 है। और भीट मतलब जिसमें उपज हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, तो वो भीट हुआ, अनुपजाऊ टाइप का। उसमें भी 2 कैटेगरी किया हुआ था, भीट 1, भीट 2। भीट 1 में कुछ हो गया, भीट 2 में बहुत मुश्किल कुछ हुआ, और परती तो जिसमें कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो उसी आधार पर लगान का विभाजन किया। लेकिन आज स्थिति क्या है, आज तो स्थिति ये है कि 1 इंच भूमि साला जंगल में भी हो, मतलब कहीं भी हो, तो उसके लिए गोली बंदूक चल जाता है, काफी कॉस्टली हो गया। रोड निकल गया अगर बीच से, तो अब एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन में वो मुआवजा लेने के लिए एकदम मार पड़ा रहता है। तो कहने का मतलब काफी कॉस्टली हो गया, तो लगान को भी रेशनलाइज किया गया, उसको काफी ऑटोमेट किया गया है इस बार, और उसको रेशनलाइज भी किया गया है। तो अभी के टाइम में भले वो बहुत कम दिखता हो, लेकिन लगान इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो आधार होता था ये बात प्रूफ करने का कि हाँ ये जमीन हमारी है, ठीक है। और बेसिकली अंग्रेजों के समय का ही तो एक्ट सब है जो कि अभी तक हम कैरी कर रहे हैं, और उसी में ही मॉडिफिकेशन ला रहे हैं हम। तो जो हमारे एक्ट है उससे तो गाइडेड होना होगा, लीगल और इलीगल का फैसला तो उसी चीज से होना है ना भाई, ठीक है। एनीवे चलिए, तो कहने का मतलब हम ये बता रहे थे कि अच्छा एक और चीज, तो मुस्तकिल पहचान लेते थे वो, मैप में छुपे हुए इंफॉर्मेशन को रीड कर पाते थे, अमीन, और डिस्टेंस नाप लेते थे, एरिया निकाल लेते थे। एरिया कैसे निकालते थे, उन लोगों के पास एक मशीन होता, मशीन मत बोलिए, एक छोटा सा एपरेटस होता था, कंघी, उसको कंघी बोलते थे। कंघी क्या होता था पता है, कंघी होता था वो मोबाइल टाइप का एक फ्रेम होता था, लोहा का, पीतल का, ठीक है, चौड़ा सा। जैसे स्लेट देखे हैं ना, स्लेट का फ्रेम कैसे होता है, तो लगभग इतना बड़ा, एक बित्ता इतना बड़ा रहता है, वो एक पीतल का फ्रेम रहता है, उसमें छेद रहता है, उस छेद में क्या होता है, तार गुजरा हुआ रहता है, लंबा लंबा तार, पैरेलल। तो जैसे रूल वाली कॉपी होती है ना, तो लाइंस खींचा रहता है पैरेलल, वैसे उस फ्रेम में पतला पतला तार खींचा हुआ रहता था, पैरेलल, जैसे गिटार वगैरह का तार कैसे पैरेलल गया हुआ रहता है, तो एकदम पतला पतला तार पैरेलल उसमें ड्रॉ किया हुआ रहता था। पानी है भैया। तो उनके एरिया निकालने का जो ये होता था, मेथड होता था, बेसिकली इट वाज ए काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, याद रखिएगा। हालांकि वो अप्रोक्सीमेशन भी बड़ा सटीक होता था, वो अप्रोक्सीमेशन इतना सटीक होता था कि डेसिमल के 1 पॉइंट तक वो सही से निकाल के दे देंगे आपको एरिया, ठीक है, स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में। तो एनीवे, और उसे करते क्या थे तो वो जान लीजिए। तो बेसिकली जब पैरेलल लाइंस वाला रहता है ना, तो जहां खेत मान लो सरल रेखा से बना हुआ है, सरल रेखा से, एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है आपका खेत, क्वाड्रिलेटरल ही होगा ना, जनरली चौकोर ही तो होता है खेत। तो चौकोर खेत के केस में क्या करते हैं, आमने सामने वाला दोनों साइड को जोड़ के आधा कर देते हैं। मान लो ए बी सी डी नाम रख दो, डिस्टेंस रख दो ए बी सी डी किसी क्वाड्रिलेटरल का, तो ए और बी को, ए बी सी डी, तो ए और सी को जोड़ लो, तो ए प्लस सी बाय 2 कुछ आया आपके पास, फिर सी प्लस डी बाय 2 आमने सामने वाला, और दोनों को गुना कर देते थे, और इस तरह से वो चतुर्भुज का एरिया निकालते थे। हालांकि ये अप्रोक्सीमेशन है, याद रखिएगा। एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करना होता है, एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, ट्रायंगल्स बनाते हैं, और ट्रायंगल का मान लो साइड है एबीसी, तो एबीसी को जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। किसी भी क्लोज्ड पॉलीगॉन का पेरीमीटर क्या होगा, उसका जो बाउंड्री है उसका लेंथ निकाल लेंगे, वही ना होगा। तो अगर कोई षटकोण है, हेक्सागोनल है, तो उसका छवो साइड ऐड कर दें तो उसका पेरीमीटर हो गया। क्वाड्रिलेटरल है, चारों साइड ऐड कर दो तो वो पेरीमीटर हो गया। ट्रायंगल है, तीनों साइड ऐड कर दो तो वो पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर को हाफ कर दें तो उसको कहा जाता है सेमी पेरीमीटर।
तो अगर ट्रायंगल है एबीसी तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया। उसको एस अगर बोले, एस फॉर सेमी पेरीमीटर, तो एस इंटू, अब उस एस में तीनों को घटाओ बारी बारी से, एस माइनस ए, तीन साइड है ना ए बी सी, एस माइनस ए तो कुछ घटाओ फल आया, एस माइनस बी वो भी कुछ आया, एस माइनस सी वो भी कुछ आया, इस चारों को गुना कर दीजिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और उस चारों का गुना कर दीजिए, उसको अंडर रूट कर दीजिए। चारों क्या है, डिस्टेंस है, तो m इंटू एम इंटू एम इंटू एम क्या हो गया, m टू द पावर 4 हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा। m स्क्वायर आ गया, डायमेंशन इसका मतलब L2 मतलब क्या है, ये एरिया है, तो एरिया निकल गया ना, तो ये एग्जैक्ट एरिया होता है। तो पुराने जब में भी जब हम सर्वे करते थे, होल टू पार्ट करते थे, रेवेन्यू विलेज में क्या करते थे, सबसे पहले चौहद्दी कसते थे, प्लान टेबल पर चौहद्दी को रेप्लिकेट करते थे ड्राइंग में। तो चौहद्दी कसने के लिए क्या करते थे, वो अलग अलग जहां जहां टर्निंग है उस लूप का, उस क्लोज्ड पॉलीगॉन का, उसके आधार पर वहां हम पॉइंट बनाते थे, ट्रावर्स लाइन ड्रॉ करते थे, और डिफरेंट ट्रायंगल्स बनाते थे। जहां थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हो जाता था, कहीं आर्क जैसा मिल गया, ट्रायंगल बनाने के बाद भी कहीं आर्क जैसा मिल जा रहा है, तो फिर उसके बीच में एक और पॉइंट, ट्रावर्स पॉइंट डाल के फिर उसको ट्रायंगल, मतलब कहने का ये था कि ट्रायंगल 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 जोड़ के हम पूरा गांव बना लेते थे। और उसी ट्रायंगल में अलग अलग लाइन पर ऑफसेट लेके हम छुटका वाला जो अलग अलग जैसे क्या होता है स्ट्राइप्स में बांट दें लाइंस का, और उस ट्रायंगल के बीच फिर डिफरेंट लाइन खींच के खेत की ज्योमेट्री रेप्लिकेट करते थे, ठीक ना, यही काम होता था। तो एरिया निकालने का अगर एग्जैक्ट निकालना है तो क्या है, ट्रायंगल्स 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 जोड़ के हम एरिया निकालेंगे। लेकिन ऐसे निकालना है, अगर कोई पॉलीगॉन है अनियमित आकार का है, तो उसके लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो वही कंघी लगाते हैं लोग, कंघी को ऐसे रख देते हैं उस पर, और जितना मान लो 5 पॉलीगॉन बना, तो 5 5 क्या है, 5 क्वाड्रिलेटरल ऐसे बन गया, तो 2 पैरेलल लाइन हो गया, उधर बीच वाला कुछ डिस्टेंस हो गया, तो ऐसे ही करके साइड करके वो जो अप्रोक्सीमेशन करके जो एरिया निकालते थे, आमने सामने का जोड़ उसको गुना कर देते थे आधा करके, ए प्लस सी बाय 2 इंटू बी प्लस डी बाय 2 गुना करके एरिया, तो वैसे ही करके, और सारे सारे क्वाड्रिलेटरल्स को फिर जोड़ दिया, तो इरेगुलर पॉलीगॉन जो है हमारा, उसका एरिया निकल गया है ना। तो ऐसे ही एरिया निकालते हैं, तो यही यही उनका मेथड है। तो उनके मेजरमेंट का, और मेजरमेंट जब डिस्टेंस के मेजरमेंट में ना, जनरली मैप पर सीधे स्केल रख के नहीं नापना चाहिए, क्योंकि आई का जजमेंट से भी दिक्कत होता है। आप नंगी आंखों से ½ मिलीमीटर से ज्यादा पतला लाइन नहीं देख सकते हो यूजुअली, कोई किसी का आंख बहुत तेज है, एकदम ईगल वाला आई है, तो चलो अलग बात है, बट दैट इज एक्सेप्शन। यूजुअली क्या होता है, ½ मिलीमीटर से अगर थिन हो गया, तो उस रिजोल्यूशन यू आर अनएबल टू गो बियॉन्ड दैट रिजोल्यूशन। तो ½ मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया, 4000 के मैप पर 2 मीटर हो गया, तो ½ मिलीमीटर तक गलती किए आप अगर अप्रोक्सीमेशन में, तो 2 मीटर का गलती तो आप ऐसे ही कर दे, 6-7 फीट का तो ऐसे ही झगड़ा खड़ा हो गया। तो जनरली स्केल से नहीं नापने के बजाय क्या करते हैं, जो कैलिपर होता है, जो वो 2 सुई होता है ना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, तो उससे बेसिकली पकड़ा, और उसका दोनों हैंडल कभी एक साथ नहीं पकड़ना चाहिए, तो दब जाने का डर रहता है। ये आपको पता, आप सोच रहे हैं कि हम तो बहुत प्रिकॉशन बरत रहे हैं, हमेशा एक हैंडल पकड़ना चाहिए, एक हैंडल पकड़ के तब उसको फैला के डिस्टेंस ले लिया, और तब फिर उससे हम स्केल पर नाप के देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है। तो डिस्टेंस नापने, एरिया निकालने, मैप को पढ़ने लीजेंड के थ्रू, इतना चीज तो जान गए हम। तो हाँ ठीक है, तो कुल मिला के मैप के एलिमेंट में हम लोग क्या क्या चीज सीख लिए, उसका शीर्षक होना चाहिए, हेडिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, है ना, ग्रेटिक्यूल्स होना चाहिए, लीजेंड बॉक्स होना चाहिए, और इशुइंग अथॉरिटी का भी नाम रहता है। हालांकि वो फाइनल पर देखेंगे कि किसके द्वारा, तो बंदोबस्त पदाधिकारी का आप देखेंगे कि साइन किया हुआ रहता है नीचे, या फिर सर्वे ऑफ इंडिया का बनाया हुआ मैप है, या फिर ये वन विभाग का मैप है, तो वो लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है, मैप का एलिमेंट है। तो कोई भी मैप आपको हाथ में मिले, तो इतना चीज देख के आपको समझ जाना चाहिए इन सारे चीजों को। ट्राइजंक्शन, अब जैसे रेवेन्यू मैप है, तो उसमें तो तुरंत से आपको दिखना चाहिए कि ट्राइजंक्शन बना हुआ है कि नहीं, तोखा लाइन बना हुआ है कि नहीं। तोखा लाइन क्या होता है, बताया हुआ है मैंने आपको, मुझे याद है। ट्राई जंक्शन क्या होता है, ट्राई जंक्शन होता है 3 गांव का बाउंड्री जहां पर मिलता है, वो पॉइंट ट्राई जंक्शन होता है, उसको ट्रायंगल से दिखलाते हैं। और एक तो जिस गांव का मैप है वो तो है ही है, बाकी जो दोनों गांव है वो भी तो कहीं लीनियर डिवाइड हो रहे होंगे, कोई यूनिक बाउंड्री उस दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। तो उस यूनिक बाउंड्री का जो बेसिकली एक लमसम डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन को शो करने के लिए 5 जरीब का एक लाइन जो है प्रेजेंटेड रहता है, उसको तोखा लाइन बोलते हैं। वो ट्रायंगल से थोड़ा सा एक जरीब हट के खींचा हुआ रहता है, बेसिकली काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना।
तो उसको तोखा लाइन बोलते हैं। वो ओरिएंटेशन शो करता है बाकी के दो बचे हुए गांव के बाउंड्री का, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज आपको मैप एलिमेंट में देख लेते हैं। अब आते हैं जो जो मेन चीज आपको बतलाना था आज हम वो बताना था बाउंड्री वैलिडेशन। आप जब भी बाउंड्री वैलिडेशन में जाएंगे तो बाउंड्री वैलिडेशन की जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरा ये भी जानिए कि जो हमारा अभी यूनिट ऑफ सर्वे है वो क्या है। जो ये बहुत से लड़कों ने मतलब गलती की थी, कॉपी में देख रहा था। रेवेन्यू विलेज को हम लोग इंटैक्ट रखे हुए हैं, उसकी बाउंड्री को हम लोगों ने चेंज नहीं किया है, और जो सर्वेक्षण की इकाई है वो राजस्व ग्राम ही है। बहुत लोगों ने वो खेसरा लिखा हुआ है, खेसरा नहीं है, वो प्रेजेंटेशन का यूनिट भले है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनरशिप है, वो स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ ओनरशिप है, वो सर्वे का यूनिट नहीं है, वो प्रेजेंटेशन का यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट। सर्वे जहां मतलब सर्वेक्षण करेंगे तो भाई आपका टीम रहेगा ना, अमीन रहेगा, पदाधिकारी रहेंगे, कनगो रहेंगे, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी रहेंगे, एजेंसी रहेगी, अमीन रहेंगे, गांव की पब्लिक रहेगी, तो सब मिलके ना करता है भाई। एक तो ये तो प्रोजेक्ट वर्क है, मिशन मोड प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क है मतलब एक स्टार्ट डेट होगा, एक एंड डेट होगा, तो शुरू हुई अधिसूचना से डिनोटिफिकेशन तक का जर्नी तय होना है। गांव में क्या है कि डिक्लेरेशन होगा डीएम का और फाइनल पब्लिकेशन होगा डीएम का, नहीं, प्रपत्र 1 से 22 तक की दूरी तय होगी, 20 तक। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट वर्क है, मतलब समूह में होने वाला काम है। तो सर्वेक्षण कितना बड़ा चीज, कितना बड़ा एरिया को हम सर्वेक्षण में कवर करते हैं, एक गांव को कवर करते हैं। सर्वेक्षण का इकाई गांव है, क्योंकि जो मानचित्र बनता है हमारा वो गांव का मानचित्र होता है। रेवेन्यू विलेज हमारा आउटपुट है। तो रेवेन्यू विलेज को बनाएंगे, तो अब इसमें ये चीज समझना जरूरी है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, इस चीज को आप जानिए। तो हम जो फंक्शनल यूनिट ऑफ सर्वे है वो रेवेन्यू विलेज है, और जिस समय अंग्रेजों ने करवाया था उस समय भी वो फंक्शनल यूनिट क्या था, रेवेन्यू विलेज ही था। वो 1:3,960 मतलब 16 इंच बराबर 16 के 16 इंची वाले स्केल पर बनाया था। 1:3,960 पर 32 पर भी कुछ बनाया, जैसे कोई चौर या उस तरह का पड़ जाता था एरिया, उसको कम पर तो उसको 1:1980 पर दिखाया। और जो बस्ती वाला आबादी वाला एरिया था जहां बहुत घना था उसको बड़ा करना जरूरी था। बड़ा करने का जरूरत क्यों पड़ा मैप को, इसलिए पड़ा कि खेसरा का अगर बहुत छोटा छोटा होगा तो उसमें नंबर कैसे लिखेंगे, खेसरा नंबर कैसे लिखेंगे हम। या मान लो कोई छोटा सा लिखने के लिए तो एक ही चीज होता था ना, कागज, प्लान टेबल, एक ही कागज पर नक्शा बनना होता था, उसी में लाइन भी ड्रॉ करना है भाई, उसी में खेसरा नंबर भी लिखना है, उसी में अलामत भी दिखलाना है। तो देयर वाज सर्टेन काइंड ऑफ लिमिटेशन। अब अगर मान लो कोई छोटा सा खेसरा है, ठीक है, उस गांव में मान लो बहुत बड़ा गांव है भाई, उसकी आबादी बहुत ज्यादा है, मान लो 8,000 खेसरा है उस गांव में, और आबादी वाला पोर्शन भी काफी बड़ा है। अब आबादी वाले एरिया में बहुत छोटा छोटा खेसरा बनेगा, घर बहुत छोटे छोटे होंगे, और घर छोटे छोटे हैं तो खेसरा मान लो आबादी वाले एरिया में ही 3,000 खेसरा है 8,000 में से, तो उसको बड़ा करके बनाना इसलिए जरूरी है। अब मान लो किसी की कोई कोई गांव का खेसरा है, उसमें कुआं भी है, एक मंदिर भी है, और वो मंदिर ऐसा है कि पब्लिक यूज में मान लो आ रहा है किसी का, तो मंदिर भी है, कुआं भी है, ताड़ का पेड़ भी है मान लो, और वो खेसरा तो है ही है। खेसरा मान लो बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है। अब मान लो खेसरा का नंबर है 1203, अब हम 1203 लिखेंगे तो उसी में वो खेसरा भर जाएगा, तो हम कुआं कहाँ दिखाएंगे, हम मंदिर कहाँ दिखाएंगे, तो लिमिटेशन था। तो इसलिए उसको 64 इंची के स्केल पर बना लिया, उसको 16 गुना बड़ा कर दिया,
तो उसमें फिर सारा चीजों को दिखलाना और नंबर लिखना आसान हो गया। तो जितना ज्यादा हमारा स्केल होगा, अच्छा एक चीज स्केल की बात है, एक चीज 1/4000 और 1/1000 कौन सा स्केल बड़ा है? 1:1000 बड़ा है, ठीक है ना। किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर बढ़ाते चले जाएंगे तो वो फ्रैक्शन छोटा होते चला जाएगा। न्यूमरेटर तो फिक्स है, आरएफ की बात कर रहे हैं, स्केल की बात कर रहे हैं, तो आरएफ तो 1 ही है। तो जो नंबर ऑफ डिनोमिनेटर है वो बड़ा होते जाएगा तो स्केल छोटा होते जाएगा। जो वॉल हैंगिंग सब होता है वो सब मिलियन स्केल होता है, 10 मिलियन स्केल, करोड़ों वाला चला जाता है वो एटलस वाला नक्शा सब। और हमारा क्या है 1:10,000, 1:10,000 से जो ज्यादा बड़ा स्केल है वो लार्ज स्केल मैप कहलाता है, ठीक है। और गांव वाला जो आबादी वाला एरिया अभी उन लोग जो वहां बनाते थे तो वो 1:990 होता था उसका आरएफ। 64 इंची वाले का आरएफ कितना होता था? 1:990। अभी हमको किस पर मिलेगा वो? 1:1000 पे मिलेगा, मैट्रिक वाले में मिलेगा, ठीक है ना, फाइनल, ठीक है ना। तो स्केल अगर 2 गुना बढ़ता है, स्केल अगर 2 गुना बढ़ता है तो एरिया 4 गुना बढ़ जाता है। 2 डायमेंशन है ना, लेंथ इंटू लेंथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये चीज याद रखिएगा। स्केल अगर 1:4000 को 1:1000 पर बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, तो 16 गुना बड़ा हो जाता है नक्शा, ठीक है। 4 टाइम्स अगर स्केल को बढ़ा रहे हैं तो एरिया क्या है, 16 टाइम्स भाग जाता है। तो एनीवे तो हम ये बोल रहे थे कि जो अंग्रेजों ने भी जो बनाया नक्शा, चाहे वो 16 पर बनाया या चलो 64 पर बनाया, जिस भी स्केल पर बनाया, तो उनका यूनिट जो था वो रेवेन्यू विलेज ही था। और एक रेवेन्यू विलेज में पूरी टीम जाती थी, एक शिविर लगता था, कैंप बोला जाता था। आज भी हम लोग कैंप लगा रहे हैं, कैंप लगाएंगे। तो कैंप, उस समय का कैंप, और इस समय मतलब वो कैंप बड़ा अजीब टाइप का, मतलब सच में मतलब वो पिकनिक टाइप का माहौल रहता था। दिन भर काम कर रहा है, लोग खट रहा है, खट खट कर जैसे अपने डायरी में नोट करके ला रहा है। वो क्या कहते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट, एरिया, डिस्टेंस, एंगल, बियरिंग, बहुत सारा चीज नाप नूप के लाता रहता था। और शाम में वो मतलब एकदम सारा कैलकुलेशन करके तो फिर बहुत कॉन्शियसली ड्रॉ करते थे वो प्लान टेबल पर, जियोमेट्री को रेप्लिकेशन करने का काम करते थे। रात में पेट्रोमैक्स चल रहा है, खाना बन रहा है, सारे लोग तो एक अजीब टाइप का माहौल रहता था। मतलब वो काम जो है, मतलब जैसे जंगल जा रहे हैं, जंगल में कुछ काम कर रहे हैं, उस तरह से कैंप करते थे गांव में। और मतलब पूरा नक्शा बनाने में 2 साल 3 साल का समय लग जाता था नक्शा को पूरा करने में। वो चलता रहता था, रैयत आ रहे हैं, अपना रैयत बता रहा है उसका कुछ, तो सारे कॉम्प्लिकेशंस को ना मतलब वन बाय वन किल आउट कर देते थे, शूट आउट करके। तो तो नक्शा बन जाता था। और फिर सुनवाई में मतलब एडजुडिकेशन करके, एडजुडिकेशन ही तो आप लोगों का मूल काम होगा। तो सुनवाई करते के मतलब उसको बेसिकली क्लीनिंग प्रोसेस था वो, मतलब एकदम जस्टिफाइड हो जाए, जाते जाते लास्ट तक जो है मैप का ज्योमेट्रिक स्तवार में पूरा एकदम जस्टिफाइड हो जाए, और ओनरशिप भी लास्ट तक जाते, फाइनल पब्लिकेशन जाते कंप्लीटली जस्टिफाइड हो जाएगा। तो वो चीज करना होता है, और अभी आज भी वही करना है। तो यूनिट जो था वो क्या था, फंक्शनल यूनिट। और एक एक गांव का जो शिविर था वो आइसोलेशन में बना था, कोई जरूरी नहीं था कि बगल वाला गांव साथ का साथ बन गया। हो सकता है एक शिविर हुआ, फिर 10-12 साल के बाद फिर हो सकता है बगल वाला गांव टेकअप किया गया हो। तो सारे गांव जो आइसोलेशन में बने, तो आज उनका मकसद तो मोज़ेक करना उस तरह से नहीं रहा होगा। मोज़ेक करने के लिए वो 1 इंच बराबर 4 माइल वाले इस पर नक्शे पर वो बनाते थे। अंचल मैप या जिला का मैप बनाने के लिए और भी ज्यादा ये करते थे। तो आज जब हम कंप्यूटर पर जीआईएस डोमेन में सारे डेटा को लाना चाह रहे हैं, सारे मैप को, सारे ओनरशिप डॉक्यूमेंट को हम जीआईएस डेटाबेस में लाना चाह रहे हैं, जहां क्या क्या होगा, मैप और ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कागज, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन नहीं, किसका है, कितना है, कब से है, क्या आपत्ति पड़ा, क्या दिक्कत हुआ, क्या ऑर्डर पास हुआ, कितना ऑर्डर नंबर है, किसका कितना होगा, या सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय है तो क्या हुआ, अगर इसको सरकार हस्तांतरित की थी, ये की थी, सेटल की थी तो कितना की थी, कितना पोर्शन था, पूरा उसका जन्म कुंडली इतिहास, ये सब क्या है, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है, एनोटेशन के फॉर्म में है। तो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन एक हुआ। स्पेशल इंफॉर्मेशन मतलब
स्पेस का मतलब जगह को, मतलब नक्शा, पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन और एनोटेशन, ये हो गया स्पेशियल इंफॉर्मेशन। तो स्पेशियल इंफॉर्मेशन और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन दोनों क्या होगा, जीआईएस डोमेन में क्या होगा, जीआईएस के प्लेटफॉर्म पर ये दोनों इंटीग्रेटेड रहेंगे। इंटीग्रेटेड रहेंगे मतलब आप किसी भी पॉलीगॉन को क्लिक करोगे तो उसकी पूरी जन्म कुंडली खुल जाएगी कि ये फला आदमी का है, इतना एरिया है, ऐसे ऐसे करके ये हुआ है, इस सर्वे में इतना था, पुराना सर्वे नंबर ये था, अभी ये है, तो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ये चीज, इसी चीज को क्या कहा जाता है, स्पेशियल एंड टेक्सचुअल इंटीग्रेशन। जीआईएस जीआईएस का यही फायदा है। तो जीआईएस से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, दूसरा, अच्छा ये बात आई तो मुझे और एक चीज याद पड़ रहा है, मैं बोल देता हूँ। जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ना, उसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो 2-3 ऑब्जेक्टिव तो बहुत क्लियर कट दिमाग में रखिए, एकदम सेटल करके, कि वो आपके खून में मिला हुआ होना चाहिए। कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है कि भारत की हर एक इंच भूमि का मालिकाना हक तय हो। कंक्लूसिव टाइटलिंग की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, पूरा देश को कंक्लूसिव टाइटलिंग की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, कि एकदम बिल्कुल से डिफाइंड हो। ऐसा नहीं कि ये किसका है उसको लेकर झगड़ा चल रहा है, नहीं। एक ही जमीन को कोई परदादा जी थे, उनके परपोते जी हैं, उनके 20 परपोते हैं और सब लोग बेचे जा रहे हैं। 7 एकड़ की जमीन है और 8 एकड़ बिक चुका है और अभी भी फिर बेचा जा रहा है। एक ही जमीन को 2-2, 3-3 पोता एक साथ बेच रहा है। तो ये प्रैक्टिस तो रुकना चाहिए ना। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे हैं, स्पेशल अपडेशन नहीं कर पा रहे हैं, मैप अपडेट नहीं हो रहा है। तो दाखिल खारिज, अरे भाई आपका बैंक अकाउंट है, बैंक से पैसा निकले तो घटना भी तो चाहिए। जिसके अकाउंट में गया वहां जुड़ गया, हमारे में घटना भी तो चाहिए। दिक्कत क्या हुई कि चूंकि फोर फादर, ग्रैंड फादर के नाम पर है, तो वो जो डिवीजन है, वो डिवीजन को हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया। वो डिवीजन अभी हमको क्लियरिटी नहीं है उसका, अभी उनके ही नाम पर जमीन है, कागजात उनके नाम पर है, तो हमको ये नहीं पता चल पाता है। उसमें एक बड़ा खतरनाक सा वर्ड आता है, मिल जुमले सामिलात, मिल जुमले या सामिलात। तो उसमें जनरली लिखा रहता है सामिलात, सामिलात 2 एकड़ 20 डिसमिल, मतलब उनके सारे संतान को मिला दो तो सबको मिला के 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन है। अब उसमें से 10 डिसमिल बेचा, तो वो चीज खारिज भी तो ये क्लैरिटी हमको नहीं थी कि सर्टेन के हिस्से में कितना जा रहा है, किस पोते के हिस्से में कितनी जमीन है। अगर किसी पोते के हिस्से में मान लो 20 डिसमिल जमीन पड़ रही है, तो आधा एकड़ जमीन थोड़ी बेचने का हकदार हो सकता है। तो ये क्लैरिटी हमको कब आएगा, जब हम डिवाइड करेंगे, सबके नाम पर करेंगे डिवाइड, तब ना ये डिवीजन होगा, ये सक्सेशन हो जाएगा म्यूटेशन के, तभी ना हमको ये क्लैरिटी आएगी। ये चूंकि नहीं हुआ है, पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, चला आ रहा है, तो इसलिए हमको ये क्लैरिटी नहीं मिलती है। एक कारण तो ये भी है कि रजिस्ट्रेशन में काफी पैसा लगता था, अब तो वो फ्री हो गया। अब 100 रुपये के रजिस्ट्रेशन में आप अपना बंटवारा करवा ले सकते हो। तो उसको प्रमोट कर रही है सरकार की, आप सर्वे के पहले वो आप प्रचार और एडवर्टीजमेंट के साथ ये भी प्रमोट कर रहे हैं कि आप उसको अपडेट कर लीजिए, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, सब कुछ मिल जाए, तो एंट्री करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये बात, तो ये मिल जुमले सा मिलात वाला चीज हटना चाहिए। जिसके नाम पर जितनी जमीन है वो चीज डिफाइंड होना चाहिए, मीन्स कंक्लूसिव होना चाहिए कि किस लैंड का ओनरशिप या ओनर कौन है। तो ये चीज डिजिटल इंडिया का एक महती उद्देश्य है, बहुत प्राइम ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है, मैप शुड बी रियल टाइम। मतलब मैप एक डायनेमिक कंसेप्ट है, स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है। अगर हमारा लैंड का फिजियोग्राफी बदल गया, लैंड का टोपोग्राफी चेंज हो गया, तो हमारा मैप भी बदल जाना चाहिए। अगर फ्लाईओवर आ गए, एनएच बन गया, 6 लेन रोड निकल गया, कहीं खुदाई हो गई एक कोयले के खदान की, कहीं तालाब बन गया, कहीं फॉरेस्टेशन किया गया, बहुत सारे बड़े क्षेत्र में जंगल हो गया, तो 100 साल में अगर ये परिवर्तन आए हैं, तो इन परिवर्तनों को मैप पर दिखना चाहिए। मैप क्या है, ग्राउंड रियलिटी का रिक्रिएशन है, प्रेजेंटेशन ऑफ रिक्रिएशन ऑफ ग्राउंड रियलिटी। तो ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, मैप स्थिर चीज नहीं है। बेसिकली टेम्पोरल बैकअप होना चाहिए हमारे पास, इस टाइम में कैसा था, 6 महीने के बाद कैसा था। और जो भी डेवलप कंट्री है वो ऐसे ही रखते हैं अपने डेटाबेस को। उनका टेम्पोरल बैकअप जो है, जो जितना ज्यादा मतलब अफोर्ड कर पाता है, उनका टेम्पोरल मतलब वो जो टाइम ड्यूरेशन है उतना कम रहता है, 6-6 महीने के टाइम ड्यूरेशन पर रखता है। यूपी में जैसे उसको अपडेट करते हैं, वो क्या म्यूटेशन वाला, ये 6-6 साल में करते हैं,
ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि इमेज भी इतना पावरफुल होता चला जा रहा है कि इमेज पर भी हमको 50 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस दिखने लगा है सैटेलाइट वाले इमेज पर। अब वो चीज बढ़ता जा रहा है, वो अगर और ज्यादा बढ़ता जाता है रिजोल्यूशन, तो वो इमेज का भी बैकअप अपने आप में प्रूफ हो जाता है कि 7 दिन पहले ऐसा था, 7 दिन बाद ऐसा हो गया। तो टेक्नोलॉजी हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो कहने का मतलब ये था कि मैप एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम लोग के मन में क्या बैठा हुआ है कि नहीं, मैप मतलब अगर जमीन न पाना है तो भाई 100 साल पहले वाला जो ओरिजिनल नक्शा लेके आओ। तो ये ओरिजिनल वर्ड ही अपने आप में स्टैटिक इंप्रेशन ऑफ मैप को रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरा इसका एक लीगल सैंक्टिटी था, इसकी एक लीगल सैंक्टिटी थी, क्योंकि यही नक्शा मान्य था, सरकार के द्वारा इसको मान्यता प्रदान किया हुआ था, तो इसलिए भी इसका भाव था, है भी। तो अभी हम वही करने जा रहे हैं, लीगल सैंक्टिटी वाला ही नया खेसरा मानचित्र बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी रियलिटी काफी चेंज कर गई। और नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स जो एक गांव में करीब मान लो 500 था, तो वो बढ़ के लगभग 1800-1900 के 3.5 गुना के आसपास बढ़ गया है लगभग। एवरेज बतला रहा हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं, एक थंब रूल, जस्ट 3.5 गुना के आसपास बढ़ गया। और ऐसा भी नहीं कि केवल डिवीजन हुआ है, डिवीजन भी हुआ है, अमलगमेशन भी हुआ है, ओरिएंटेशन रखोगे, ओवरले करोगे एक मैप को दूसरे के ऊपर लाइट टेबल पर, तो बिल्कुल से आपको ओरिएंटेशन मैच नहीं करेगा, एकदम से मैच नहीं करेगा। उसमें आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाओगे, गांव में जाओगे, कागजात देखोगे सबका, वो बहुत तसल्ली, बहुत सावधानी पूर्वक किया जाने वाला काम है ये, नहीं तो ओनरशिप का ये डिफाइन करने में दिक्कत होगी। तो मैप का, तो DILRMP का दूसरा ऑब्जेक्टिव था मैप शुड बी रियल टाइम। तो रियल टाइम करने में GIS बड़ा अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि मैप भी और उसका टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन भी दोनों आपको एक साथ अवेलेबल होंगे। आप अपडेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट दोनों एक साथ अपडेट होगा। तो एक अगर गुलजारबाग में रखा हुआ था मैनुअली, और मैनुअल जो है हमारा अधिकार अंचल में रखा हुआ था, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसीलिए ये बात याद पड़ी तो आपको शेयर कर दिया मैंने। तो रियल टाइम होना चाहिए मैप। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि ये अवेलेबल होना चाहिए, नक्शा लेने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, तो नक्शा इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अब तो व्यू करने के लिए सारे जो सारे मैप डिजिटाइज हो चुके हैं, वो CS हो, RS हो, म्यूनिसिपल हो, चकबंदी हो, सारे मैप अब आप व्यू कर सकते हैं भू मानचित्र की सहायता से NIC की वेबसाइट पर। तो सारा मैप अब अवेलेबल है। आप चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर देके भी, अब उसके लिए सरकार ये कर रही है कि ऑनलाइन ऑर्डर देके भी आप घर बैठे मैप मंगा सकते हैं, लेकिन अभी ये सर्विस शुरू नहीं हुई है, लेकिन वो शुरू किया जाना है। तो कहने का मतलब मैप शुड बी रियल टाइम, और ये मैप जो है इट शुड बी अवेलेबल, ये एज ए पब्लिक सर्विस अवेलेबल होना चाहिए। और वो है भी, किया कराया भी जाता है सरकार के द्वारा। हर एक साधारण अंचल में प्लॉटर लगाया गया इसी पर्पज के लिए कि जिस भी रैयत को, टेनेंट को या नागरिक को मैप की जरूरत है, वो जाके खरीद सकता है और अपना नापी करवा सकता है। तो ये चीज जो है रियल टाइम रखना पॉसिबल हो पाएगा, एज ए सर्विस प्रोवाइड कराना, मतलब ऑनलाइन सारा कुछ करना बहुत इजी हो पाएगा GIS डोमेन में। तो ये चीज ये फायदा हो गया हमको स्पेशल टेक्सचुअल इंटीग्रेशन से, कि मैप विल बी ऑलवेज मतलब कंटिन्यूअसली अपडेटेड, इट विल बी ऑलवेज रियल टाइम। तो एक बार अब जब सर्वे हो जाएगा तो फिर दोबारा से सर्वे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा एक और भी एक इस सर्वे में स्पेशल खास बात है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, कि अभी जैसे हमको कोई खेत का नापे, रैयत को जमीन का नक्शा चाहिए क्यों होता है भाई? अपना जमीन का नापी करवाने के लिए, या वो देखते हैं कि हाँ भाई यही मेरा खेत है, इसी विजुअलाइजेशन के सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए होता है, या मोस्टली 95, ये तो कम ही है, वो तो शौक से नक्शा रखने वाली बात हो गई। बेसिकली उनको नापी कराना होता है कि उनको लगता है कि हमारा खेत दाब रहा है, आर तोड़ रहा है, तो हमारा कहाँ तक जमीन है, तो वो नापी कराने के लिए बेसिकली अपना नक्शा लेके आते हैं खरीद के। तो नक्शा तो उनको पूरे गाँव का खरीदना पड़ता है। अब क्या है कि हर एक को हम खेतरा वाइज जब LPM बांटेंगे, लैंड पार्सल मैप, तो ये लोग उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि उनको पूरे अपने लिए पूरे गांव का खरीदने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो चीजें आसान होंगी, टारगेटेड होंगी, फोकस्ड होंगी, रियल टाइम होंगी, सर्विसेज जो है ऑनलाइन होगा, इजीली अवेलेबल होंगी। तो इजीली अवेलेबिलिटी क्या है? यही तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक सोशल सेटअप में काम करती है, तो सोशल वेलफेयर उसका सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये सब चीजें क्या है कि इजीली अवेलेबल हो, ऑनलाइन अवेलेबल हो, सर्विस मतलब तुरंत दे पाए, तो डिलीवर करना ही तो गवर्नमेंट का काम है। ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस क्या है? डिलीवरी सिस्टम है बेसिकली। ठीक है। तो हम आते हैं फिर वापस वही, क्या मैप शुड बी रियल टाइम। तो एक दूसरा फायदा ये हुआ हमको, ये ये जो है एकीकृत, मतलब एकीकृत रहेगा, एकीकृत प्रबंधन और कंप्यूटराइज्ड प्रबंधन हो पाएगा हमारे भू अभिलेखों का और
खेसरा मानचित्र का, ओनरशिप मैप का, ठीक है ना। तो अच्छा हम कहां से कहां चले गए हम लोग, खैर नहीं, काम की ही बात है। तो जो अंग्रेजों के समय जिस भी स्केल पर बनाया गया नक्शा, जो हमारा रेवेन्यू सर्वे का जो यूनिट था, फंक्शनल यूनिट था, वो क्या था, रेवेन्यू विलेज था। तो रेवेन्यू विलेज आइसोलेशन में बने थे, ड्राइंग से बने थे, हाथ से ड्रॉ किया गया था। तो इसलिए क्या होता है, आज जब हम कंप्यूटर पर लेकर आते हैं नक्शे को, और जरा सोच के देखिए, एक मान लीजिए कोई गांव है, वो 3 गांव से घिरा हुआ है, तो उसपे कितना ट्रांजैक्शन हमको दिखेगा, 3 ट्रांजैक्शन दिखेगा। एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन तक जाएंगे तो 2 गांव का बाउंड्री पेयर होगा, है ना, पेयर ऑफ विलेज का बाउंड्री शेयर होगा, है ना। और कॉमन सेंस से आप सोच के देखिए, 2 गांव के बीच में जो कॉमन बाउंड्री है, वो बाउंड्री 1 होगा या 2 होगा, वो हमेशा 1 होना चाहिए ना। 2 जिला के बीच में 2 बाउंड्री हो सकता है क्या, 2 अंचल के बीच में किसी भी 2 एडजेसेंट पॉलीगॉन है, कोई भी 2 एडजेसेंट पॉलीगॉन है, ज्योग्राफिकल एंटिटी है, चाहे वो खेसरा हो, चाहे वो विलेज हो, चाहे वो अंचल हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो देश हो, तो जो कॉमन बाउंड्री है, बाउंड्री तो एक लाइन होना चाहिए ना। कई जगह पर उसको बफर के फॉर्म में बना, लेकिन बाउंड्री जो ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल मैप आप बनाओगे, कहीं ना कहीं तो आप बाउंड्री दिखाओगे। तो इट विल बी अ बाउंड्री, इट विल बी द सेपरेशन बिटवीन 2 जियोग्राफिकल एंटिटीज। वो सेपरेटिंग लाइन होगा, वो डिवीजन लाइन टाइप का चीज होगा। तो वो 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, वो एक ही होगा। अब क्या प्रॉब्लम आता है, जब हम मैप को कंप्यूटर पर लेके आते हैं, तो 2 गांव मान लो सटा हुआ है, आसपास का गांव है, दोनों रेवेन्यू विलेज को यूं सटाया, तो 2 रेवेन्यू विलेज अगर पेयर में सट रहा है, तो एक ट्राई जंक्शन से दूसरे ट्राई जंक्शन तक तो एक ही लाइन होना चाहिए, यूनिक बाउंड्री होना चाहिए। अगर एक दूसरे पर रखते हैं हम कंप्यूटर पर या ग्लास टेबल पर ओवरले करते हैं एक ट्राई जंक्शन को, और दूसरे ट्राई जंक्शन को दूसरे ट्राई जंक्शन पर रखते हैं, तो जो लाइन है रेवेन्यू विलेज का बाउंड्री है, वो बाउंड्री 95 नहीं बल्कि 99% तक मैच करता है। लेकिन 1-2 जगह आपको दिखेगा कि गैप है या ओवरलैप है, या कुछ दूर तक पैरेलल चला गया। ऐसे पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ बाउंड्री जो है वो सेम है, लेकिन वो सटा हुआ नहीं है, अलग अलग है। तो यही चीज बेसिकली कहलाता है गैप एंड ओवरलैप। जीआईएस का टर्म में इसको बोलते हैं स्लाइवर पॉलीगॉन्स क्रिएटेड है, बाउंड्री में यूनिकनेस नहीं है, पॉलीगॉन तो कंप्यूटर जो है छोटा छोटा जो खाना बना उसी को तो पॉलीगॉन समझता है, खेत समझता है, तो वो छोटे छोटे स्लाइवर पॉलीगॉन्स को भी वो खेत समझने लगता है। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम जिस मैप पर सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं आगे, तो वो उसका टोपोलॉजी बहुत वेल डिफाइंड हो। तो उसके लिए 2 गांव के बीच का 2 ज्योग्राफिकल एंटिटी, या बोले बेटर टू 2 पॉलीगॉन के बीच का जो कॉमन बाउंड्री है, इट शुड नॉट हैव एनी स्लाइवर्स, इट शुड बी अ यूनिक बाउंड्री, यूनिक सेपरेशन। तो यूनिक सेपरेशन इज में टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट एंड लॉजिकली इट इज नीडेड। और ये लॉजिकली भी बात सही है कि 2 पॉलीगॉन के बीच का जो कॉमन बाउंड्री, वो 2 बाउंड्री नहीं हो सकता है, एक ही बाउंड्री होगा। तो जब रेवेन्यू विलेज हमारे सर्वे का फंक्शनल यूनिट है, उसकी बाउंड्री हम बनाएंगे, तो 2 विलेज का जो एडजेसेंट 2 विलेज है उसके बीच का जो कॉमन बाउंड्री है, इट शुड बी नेसेसरीली यूनिक। तो हमारा जो काम होगा, जो पहला काम हो जाता है, वो होता है जब हम मैप मिलता है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, मैप मिलता है आपको, मैप मिला तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इवन किस्तवार भी शुरू करोगे। 4 प्रोसेस ब्लॉक में हम पूरे सर्वे को देखते हैं, है ना। 4 प्रोसेस ब्लॉक क्या क्या है, वो सिक्वेंशियल प्रोसेस ब्लॉक है, एक खत्म होगा तभी दूसरा होगा, दूसरा खत्म होगा तभी तीसरा होगा, तीसरा खत्म होगा तभी चौथा होगा। अब बाय डिफॉल्ट ऐसा है, जैसे आप पहला तल्ला ग्राउंड फ्लोर बनाने के पहले पहला तल्ला नहीं बना ले सकते हो, या दूसरा तल्ला बिना पहले तल्ले के ढलैया होने के आप दूसरा तल्ला नहीं बना ले सकते हो, इट इज बाय डिफॉल्ट सिक्वेंशियल। तो उसी तरह से पहले किस्तवार करोगे तभी आप खाना पूरी कर सकते हो, खाना पूरी कर लोगे तभी आप सुनवाई कर सकते हो, सुनवाई कर लोगे तभी आप बंदोबस्ती कर सकते हो। तो इन 4 प्रोसेस ब्लॉक के टर्म में पूरे सर्वे को आप देख सकते हो। तो किस्तवार वाले काम जो है वो तो हमने आउटसोर्स कर दिया है। बेसिकली किस्तवार में मैप मेकिंग प्रोसेस होता था, है ना, मैप बनाने का काम होता, मानचित्र वाला काम तो हमने आउटसोर्स कर दिया, लेकिन फिर भी हमको कुछ काम बचा रह जाएगा। क्या काम बचा रह जाएगा, काम ये बचा रह जाएगा कि जो मैप बना के दिया गया, वो मैप सही में सही मैप है या नहीं, ऑन स्केल मैप है कि नहीं, ये तो आप देखेंगे ना। मतलब ये मैप ऐसा है कि नहीं कि इस पर आगे का काम किया जा सके।
तो सबसे पहला काम मैप मिलने के बाद उसकी ट्रूथिंग करना होता है, असल सत्यापन। ये बाय एक्ट भी डिफाइंड है कि डिमार्केशन और ग्राउंड ट्रूथिंग आपको करनी ही करनी है, बेस मैपिंग भी। तो ग्राउंड ट्रूथिंग सबसे पहले होना है। ग्राउंड ट्रूथिंग करने का तरीका क्या होगा? हाँ, ये इस मानचित्र को लेके हम आगे का काम कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या तरीका होगा ट्रूथिंग करने का? ट्रूथिंग करने का बहुत सिंपल तरीका ये होगा कि दो डिफरेंट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबा लंबा डिस्टेंस लेंगे हम। मैप पर मान लो कोई कुआं है या कोई तिमेड़ा है और कोई एक चौमेड़ा है, एक लंबा डिस्टेंस लेंगे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का, बाउंड्री टू बाउंड्री, मोस्टली बाउंड्री टू बाउंड्री लंबा लंबा डिस्टेंस लेंगे, 2 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर, लाइक दैट। और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2-3-4 डायरेक्शन में ले लिया और उसको जमीन पर ईटीएस से नपवाएंगे और मैप पर नापेंगे। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, पुराने जमाने में जो मैप को बनाते थे तो एरर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे मैप पे, मैप में थोड़ा एरर घुसा हुआ रहता था, हम बोलते थे लिखते थे 1:3960 16 इंची बराबर 1 माइल, लेकिन एरर को एडजस्ट करते थे तो मैप हल्का या तो उसको जूम इन जूम आउट बोलिए या स्केल अप स्केल डाउन हो जाता था एरर डिस्ट्रीब्यूशन करने के चक्कर में। तो स्केल एग्जैक्ट से 3960 नहीं रहता था, ठीक है बहुत जगह रहता है मोस्टली तो 3960, लेकिन कई जगह 3950 भी हो जाता था, कई जगह 3970 भी हो जाता था। लेकिन जब हम कंप्यूटर पर लेके आते हैं तो वो क्या होगा? एग्जैक्ट होगा, ठीक है ना? कंप्यूटर स्क्रीन पर हम जब उस काम को करेंगे तो वो चीज एकदम से एग्जैक्ट होगा। तो इन चीजों की वजह से क्या होता है कि तो सबसे पहला काम तो एनीवे तो ये हमारा मैप ऑन स्केल है कि नहीं, जो बना के एजेंसी ने दिया है वो प्रॉपर है या नहीं, उस पर हम आगे का काम कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए सबसे पहले ग्राउंड ट्रूथिंग, असल सत्यापन करना। असल सत्यापन करने का मतलब यही हुआ कि मानचित्र जो कह रहा है उसके अनुरूप हमारा स्थल है या नहीं है, स्थल के अनुरूप मानचित्र सत्य है या नहीं, उसको आप हाँ या ना करोगे तो वही हुआ स्थल सत्यापन, ग्राउंड ट्रूथिंग उसी का नाम है। तो ग्राउंड ट्रूथिंग करेंगे, 2-4 लॉन्ग शॉट अगर हम ले लेते हैं ईटीएस से बाउंड्री टू बाउंड्री डिफरेंट डायरेक्शन में, और अगर वो सही आता है तो यू कैन बी प्रेटी श्योर कि यस इट इज ओके, तो आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी आपको कहीं लगता है कोई सरकारी जमीन है उसको आप खेसरा भी नाप लो, उसका पॉलीगॉन देख लो। तो पहला तो ये कि हमारा मैप ठीक है कि नहीं, ग्राउंड ट्रूथिंग कर लिया। ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद जो सबसे पहला काम होगा किश्तवाड़ के अंतर्गत जो दो तीन काम जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो कि हाँ तय कर लेगा आपने, हाँ इस मानचित्र हम आगे काम करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा ट्राई जंक्शन आइडेंटिफिकेशन, टीजीआई। उस पर आपका रिपोर्ट भी तैयार होता है काफी कि कहां पर है वो 3 सीमाना। अगर घड़ा गड़ा हुआ मिल जाता है या कोई पत्थर गड़ा हुआ मिल जाता है 3 सीमाना पर, या लोकल लोग आपको बहुत हेल्प कर देंगे इसमें, बहुत सबको पता रहता है कि अरे वो गाछ के नीचे है, देखिए ना वो पत्थरवा गड़ल है, अब मिलता है, मैंने खुद देखा है कई जगह। तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो आपको बना बनाया 3 सीमाना मिल गया। नहीं मिलता है तो आपको खोजना पड़ेगा। खोजने के लिए आपका प्री रिक्विजिट या प्री कंडीशन क्या है, आप कैसे खोज पाओगे उसको? खोजने के लिए आपके पास जो चीज होना चाहिए, जिस गांव का 3 सीमाना आपको खोजना है उस गांव का दोनों मैप आपके पास होना चाहिए, सीएस और एसएस। अगर आरएस है तो आरएस को भी रख लीजिए, कई कई बारी नहीं पता चलने लगता है तो वैसी स्थिति में रेफरेंस के टर्म में काम आ जाता है आरएस भी। और जो बाउंड्री पर के मान लीजिए कोई गांव है उसके चारों बगल 5 गांव है, किसी गांव को लिया आपने, कोई सा भी गांव मान लो, कोई भी विलेज है, रेवेन्यू विलेज है, उसके चारों बगल 5 गांव है, तो कितने 3 सीमाना होंगे? 5 3 सीमाना होंगे। तो पांचों 3 सीमाना को पहचानना होगा आपको। पहला काम ट्राई जंक्शन साइड में, वो 5 3 सीमाना कौन सा बिंदु है उस बिंदु को आइडेंटिफाई करना होगा। आप जिस बिंदु को आइडेंटिफाई करके बताओगे वहीं पर जो हवाई संरक्षण एजेंसी वो पिलर गाड़ेगी, ठीक है। कंट्रोल पॉइंट्स के रूप में हम लोग ट्राई जंक्शन को लगवा रहे हैं। वी कुड फील कि ट्राई जंक्शन का जो मतलब कंट्रोल पॉइंट्स की जो डेंसिटी है दैट इज नॉट सफिशिएंट, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप हर एक ट्राई जंक्शन पर आप पिलर गाड़िए, उसका एक सर्टेन कोड होगा, तो वो टीसीपी के इक्विवेलेंट उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, टर्शियरी कंट्रोल पॉइंट के इक्विवेलेंट। तो टर्शियरी कंट्रोल पॉइंट के इक्विवेलेंट ट्रीट करने का मतलब क्या हुआ? टीसीपी के इक्विवेलेंट ट्रीट करने का मतलब हुआ कि हम डीजीपीएस से जब उसका ऑब्जर्वेशन लेंगे तो 45 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन लेंगे,
ऑब्जर्वेशन का ड्यूरेशन बाय डीजीपीएस इज द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी फॉर द पर्टिकुलर कंट्रोल पॉइंट। जो हम मुश्किल बोलते थे वही चीज कंट्रोल पॉइंट है, मतलब हमको पहले से नोन है कि ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का अक्षांश देशांतर क्या है। तो पहले वो चीज रेफरेंस के टर्म में रहता था कि ई वाला जो मुश्किल है मंदिर से 10 जरीब है, कुआं से 8 जरीब है, बरगद वाले पेड़ से 6 जरीब है। तो उसको 3 टाई लाइन से के ज्योमेट्रिकल रेफरेंस लेते थे हम, डिस्टेंस के टर्म में रेफरेंस लेते थे और उसको फिक्स करते थे लोकेशनली। अब क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, जियो रेफरेंसिंग है, जीपीएस नाम का टूल है, कंप्यूटर है, जीआईएस सॉफ्टवेयर है, मैपिंग सॉफ्टवेयर है, हवाई जहाज है, फोटोग्रामेट्री टेक्नोलॉजी है, ऑर्थो फोटोग्राफ है। तो आज हमारे लिए कंट्रोल पॉइंट का मतलब है वही मुश्किल वाला ही है, लोकेशनली फिक्स पॉइंट है, पोजीशन जिसका चेंज नहीं होता है वो पॉइंट है। लेकिन उसको ऐसे समझिए कि उसका कंट्रोल पॉइंट का है का मतलब उसका वो हमारे लिए नोन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको पहले से पता है, यही हुआ कंट्रोल पॉइंट। मतलब सब कुछ पता हो गया, कोऑर्डिनेट्स अगर पता हो गया तो मतलब उसका पोजीशन पता हो गया, उसका लोकेशन पता हो गया, उसकी एक्यूरेसी पता हो गई। अब पिलर तो बना ही हुआ है, पिलर तो गड़वा ही रहे हैं, तो पिलर तो दिख ही रहा है, आपको दिख रहा है पिलर। तो लोकल मेजरमेंट के लिए भी मुश्किल खोजने का झंझट खत्म हो जाएगा अगर 3 सीमाने पर हम पिलर गड़वा देते हैं। तो पिलर का करीब 1 फीट 1.5 फीट जो डिस्टेंस है वो ऐसे पिरामिड शेप में रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, दिखाया था लगता है पिछली कक्षा में हमने। तो वो हाँ, तो वो टैपरिंग रहता है ऐसे करके पिरामिड की तरह, चार सरफेस रहता है ऐसे, उसका सर्टेन कोड रहता है। तो ये उसका 45 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम। तो डीजीपीएस का ऑब्जर्वेशन का रिक्वायरमेंट अवधि मतलब ड्यूरेशन मतलब एक्यूरेसी ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक्यूरेसी ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट 72 घंटा, सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट 4 घंटा, टर्शियरी कंट्रोल पॉइंट 45 मिनट, ऑक्सिलरी कंट्रोल पॉइंट 15 मिनट, ट्राई जंक्शन 45 मिनट। क्लियर? तो ट्राई जंक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है, जहां घड़ा गड़ा हुआ मिल गया, पत्थर गड़ा हुआ मिल गया, सो मच सो गुड, बहुत अच्छी, आपका लक अच्छा है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस तोड़-ताड़ दिया गया है, वो अवेलेबल नहीं मिलता है। लेकिन आपको क्या चीज चाहिए उसको पता लगाने के लिए भाई, तो जो सराउंडिंग विलेज है, जो सराउंडिंग विलेज है उसका सीएस मैप जरूरी है, वो आपके पास बिल्कुल से होना चाहिए। खाली हाथ हम पहुंच जाएंगे तो बस बैठ के वहां जमीन ताकते रह जाएगा। I have felt these problems. So you make it sure, instruct your subordinate that they must bring CS map along with them, who has to identify those trijunctions. और आपको भी साथ रहना होता है, तो you must be technically perfect in identifying those points. तो जो आपका CS वाला मैप है, CS का किस खेसरा के, अब खेसरा नंबर भी दिया हुआ रहता है ना, तो आप पता कर सकते हो कि ये वाला खेसरा के कॉर्नर पर पड़ रहा है ये बिंदु, इस वाले मैप के इस वाले खेसरा के कॉर्नर पर पड़ रहा है ये ट्राइजंक्शन ट्रायंगल, इस वाले मैप में ये वाला ट्रायंगल पड़ रहा है। तो आपको पता चल जाता है कि ये वाला तीनों खेत कौन सा है। फिर आप बिंदु पर भी पहुंच जाते हो कि ये मेड़ का जंक्शन है, यही वाला है तीनों गांव का बाउंड्री। और इसमें आपको लोकल आदमी बहुत अच्छा हेल्प करेगा। तो वो ट्राइजंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया आपने, वहां पर वो पिलर गाड़ेगी, ऑब्जर्वेशन लगी, उस ऑब्जर्वेशन का जो ऑब्जर्वेशन आया, मेजरमेंट आया, रीडिंग आई, वो रीडिंग उनको सबमिट करना है, वो आपको सबमिट करेंगे और वो कंप्यूटर के थ्रू उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है? जीसीएन सॉफ्टवेयर बना हुआ, एनआईसी के द्वारा डेवलप किया हुआ है, ग्राउंड कंट्रोल नेटवर्क, जीसीएन ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट नेटवर्क सॉफ्टवेयर है, उसी में उनको वो एंट्री करना है कंट्रोल पॉइंट के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और हाइट फ्रॉम एमएसएल, मतलब कितनी ऊंचाई पर है वो जमीन समुद्र तल से। तो ये 3 चीज का उनको एंट्री करना है और वो 2 फॉर्मेट में करना है। 2 फॉर्मेट क्या है? एक तो नॉर्थिंग ईस्टिंग में करना है और दूसरा ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट में करना है, जो डिग्री में हम दिखलाते हैं अक्षांश देशांतर। तो दोनों फॉर्मेट में ये तीनों इंफॉर्मेशन उनको देना है और एक कोड भी देना है कि कौन सा क्या कोड है। कोड देके ही हम पता कर सकते हैं कि ये किस 3 राजस्व ग्रामों के बीच में है, किस जिला में है,
किस अंचल में है, और ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो केवल विलेज का बाउंड्री बना रहा है, या अंचल का भी बाउंड्री बना रहा है, या जिला का भी बाउंड्री बना रहा है, या राज्य का भी बाउंड्री बना रहा है, या देश का भी बाउंड्री बना रहा है। भारत नेपाल बिहार में वो भी पड़ेगा। तो ये चीज आपको उस कोड से पता हो जाएगा। तो इतना इंफॉर्मेशन उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू भरना है। तो खैर मैं ये बोला था कि पहले अब क्या हो गया, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफिकेशन का काम हो गया। तो वो 45 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन लेके उसका पूरा डिटेल भरेंगे, और उसके एसीपी का भी डिटेल भरेंगे, सारा कुछ। ठीक है, तो ये चीज क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड आएगा, और आपको वो देंगे, ये बना के शिविर में जमा करेंगे, और अवेलेबल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर पे आएगा तो आपके सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो उसको भी आपको अच्छे से प्रिजर्व करना है, तो वो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है, पूरा मिसाइल टेक्नोलॉजी इसी पर बेस्ड है। एनीवे चलिए, तो ये क्या हो गया, आपने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया। अब क्या है, सराउंडिंग में हमको 5 गांव है, तो 5 ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन तक जब हम जाएंगे, एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन तक जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, दोनों तरफ 2 रेवेन्यू विलेज मिलेगा, मिलेगा ना भाई। ये 2 रेवेन्यू विलेज को सेपरेट करने वाला लाइन को हमको यूनिक बनाना है। अभी क्या है, वो दोनों लाइन 90% 95% तो सेम है, लेकिन 5% कहीं गैप है, कहीं ओवरलैप है, पैरेलल ओवरलैप, दोनों लाइन पैरेलल चल रहा है लेकिन ओवरलैप है, पैरेलल चल रहा है लेकिन गैप है, कहीं कट कर दे रहा है। तो उसको क्या एक लाइन में आप कन्वर्ट करोगे ना, तो यूनिक बाउंड्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उसका थ्योरी क्या होगा, कैसे उसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए बहुत सिंपल सा, जो मतलब आपको जो फील्ड में आपको फेस करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। फील्ड में आप जब बाउंड्री पर अलोंग मान लीजिए चलना शुरू किए, एक 3 सीमाना से दूसरे 3 सीमाना की तरफ आप चलना शुरू किए बाउंड्री पर, ठीक है, आपके हाथ में मैप है, सारा मैप है, सीएस मैप है और एसएस मैप है, और दोनों गांव का भी एसएस मैप है, दोनों गांव का सीएस मैप भी है। अब क्या है, आप बाउंड्री पर चलना शुरू किया तो आपको क्या होगा, दोनों तरफ खेत मिलेगा। तो आपको जो प्रैक्टिकली आप क्या देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, आपका ऑब्जर्वेशन का जो लाइन लेंथ होगा वो मैं बता रहा हूं आपको। जहां जहां दोनों तरफ मान लो रैयती जमीन है, ठीक है, तो आप देखोगे वो शांतिपूर्ण है, क्योंकि रैयत अगर तोड़ताड़ किया तो झगड़ा करने लगेगा ना, तो वो देखोगे शांतिपूर्ण है उसमें, कि ये इस गांव में है, ये इस गांव में, कहीं झगड़ा नहीं है। जहां बाउंड्री पर जनरली जो पुराने जमाने में भी विलेज को डिफाइन किया था, या जिसमें तौजीही बनाया था, तो अलग अलग जमींदारी डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था, कोई लीनियर फीचर से ना डिफाइन करेगा भाई बाउंड्री को, क्लोज पॉलीगॉन का। तो कोई रास्ता होता था, कोई नदी नाला होता था, कोई डगर होता था, डगरा उसके बीचे बीच लाइन खींच दिया, धार धुरा कर दिया, या निस्फा निस्फ कर दिया, या नदी है उसको बीच से कर दिया, या नदी का पूरा नदी को एक मजा में कर दिया, नदी का किनारा एक मजा में ले लिया, तो कुछ लिया, कोई लाइन से पेड़ ही लगा हुआ रहता तो लिनियामेंट उसको ले लिया। तो नाला हो, रास्ता हो, नदी हो, कुछ भी हो इस ढंग का, तो उसके बाउंड्री को ही ना डिफाइन किया होगा, तो उस ढंग का कोई चीज मिलता है। तो जहां बाउंड्री पर सरकारी जमीन मिलेगा आपको, वहां आपको बाउंड्री जो है डिस्प्लेस्ड दिखेगा, वो मैप को कंफर्म नहीं करेगा। तो जो डिस्प्लेस्ड वाला बाउंड्री है वो आपको कहां दिखेगा, वो दिखेगा एसएस वाले मैप में, क्योंकि वो तो खेत के हिसाब से मैप बनाया हुआ है, ठीक है। ऑल्दो उन्होंने डिजिटल बाउंड्री सीएस का ही लिया है, तो सीएस के बाउंड्री के हिसाब से जो कंफर्मेशन आपको फील्ड में नहीं मिलना, आपको दिखने लगेगा यहाँ तो 80 फीट का ये था, आहर पैन था, वो घट के 15 फीट में तब्दील हो गया है। तो ये जो 65 फीट जमीन है उसको आपको सरकार की, उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो हालांकि वो आइडेंटिफाई करके कुछ कुछ सिंबल बना के दे देते हैं मैप पर, आप उनको बोलेंगे जैसे देने वो दे देंगे आपको, लेकिन वो आपको निकालना पड़ेगा। आप देखोगे कि वहां मेड़ वेड़ टूट टाट गया है, अपनी जगह से डिस्प्लेस है, तो सरकारी जमीन को आप पहले निकालोगे, उसके बाद जितना जिनका होगा तो आप मैप में अकॉर्डिंगली सही कर लोगे। तो ये चीज, और दूसरा जो चीज है कि जो ओवरलैप और गैप वाला प्रॉब्लम जो मैप पर दिख रहा है, तो वास्तव में क्या है कि कहीं धरती थोड़ी फटी रहती है, एक दूसरे पर थोड़ी चढ़ा हुआ रहता है। वास्तव में क्या है, ये प्रेजेंटेशन का एरर है। हमने जब रिक्रिएट किया कागज पर ग्राउंड की रियलिटी को, तो हाथ से ड्रॉ किया, तो हमने देखा हुआ है हाथ से ड्रॉ करते हुए गुलजार बाग में लोगों को, अब तो ट्रेशर होते भी नहीं है, तो अभी
जो किसी मतलब 5-6 साल पहले 7 साल पहले मैंने देखा था ट्रेसर्स को जो ट्रेस करते हुए, वो एकदम जब जिसमें ट्रेस करते हैं उसमें सांस को रोक लेते हैं और एक ड्रॉ किया लाइन ऐसे। तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो सावधानी तो बरता, लेकिन जैसे ही ये मैनुअल काम हो गया तो इट इज, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल्स परफेक्शन हो गया ना। कोई आदमी इसी काम को बहुत अच्छे से करेगा, कोई दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा अच्छा से। तो जो हाथ से ड्रॉ किया हुआ है तो इसी कारण से वो क्या है, थरथराया हाथ, तो गैप ओवरलैप क्रिएट हो गया। या आइसोलेशन में दोनों गांव बना तो आकार तो सेम है लेकिन अलग बन गया। स्केल को एडजस्ट किया तो थोड़ा सा अलग हट गया। तो स्केल के कारण या हाथ से ड्रॉ करने के कारण, आइसोलेशन में मैप बनने के कारण गैप ओवरलैप हमको दिखाई देता है। तो ये प्रेजेंटेशन का एरर है। ये ग्राउंड पर थोड़ी मतलब ऐसा अधिक या कम हुआ रहता है, जमीन एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है या फटा हुआ है कहीं, नहीं। तो उसी प्रेजेंटेशन को हमको अभी सही कर लेना होता है। तो मैप में अगर मान लो दो पैरेलल लाइन से जा रहा है बाउंड्री के पास, अब हम एक लाइन बनाना है तो हम कौन सा लाइन लेंगे, बाएं वाला लाइन लेंगे कि दाएं वाला लाइन लेंगे कि बीच में कोई लाइन खींचेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसका टेक्निक क्या है? उसका टेक्निक है, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। पता नहीं उसका टेक्निक ये है कि 3 पॉइंट आप लो, 3 पॉइंट ले लो, कोई भी 3 पॉइंट ऐसे ले लो। वो तीनों पॉइंट एक लाइन में कब होगा? अगर 3 पॉइंट लें, तीनों को मिला दें, तीनों पॉइंट को, तो एक ट्रायंगल बनेगा ना। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है, इसका मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में है। क्या ये बात सच है? सच है। दूसरा तरीका ये होगा कि ए, मान लो ए बी सी है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी अगर हो जाए तो बी जो है एसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ये समझ में आया? ए बी प्लस बी सी बराबर अगर एसी होगा तो वो एक लाइन में हो जाएगा। इसमें ये एमएस पेंट खुलता है ना? अब देखिए शेयर हो पा रहा है, शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। ए बी सी तीनों एक लाइन में हो तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। अगर बी पॉइंट को हम यहां लेते आए तो एक, अगर ये इस लाइन पर होगा तभी ना कहेंगे कि ए बी सी तीनों एक लाइन में है। तो ए बी सी अगर तीनों एक लाइन में है तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा ना। तो बेसिकली इसी लॉजिक का उपयोग होता है। और या नहीं तो ए बी सी जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया 0 हो, तो एरिया 0 कब होगा? जब ये इस पर सट जाएगा तब एरिया 0 हो जाएगा, नहीं। तो बेसिकली इसी चीज का, बेसिकली इसी थ्योरी का उपयोग होता है। अब क्या करते हैं, आप बाउंड्री पर खड़े हो, पहले तो ये देख लो वो पीसफुल है या नहीं है। पीसफुल है तो अब तो आपको बाउंड्री मिल रही है कि हाँ भाई यहीं पर मेरा पीसफुल आना चाहिए बाउंड्री। अगर पीसफुल नहीं है तो देखोगे वहां सरकारी जमीन का मामला है, सरकारी जमीन का मामला है, तो सरकारी जमीन नापने के बाद जहां आ रहा है उस जगह पर खड़े, आप पहुंच गए कि हाँ ये बाउंड्री है। अब उस पॉइंट को हमको मैप पर दिखाना है। दिखाने का तरीका क्या होगा? हम क्या करते हैं, बाउंड्री के एक तरफ एक मुश्किल खोजते हैं, मे बी इट कुआं, मे बी इट टावर, मे बी इट तिमेड़ा, मे बी इट चौमेड़ा, एनीथिंग। दूसरी तरफ भी एक मुश्किल लेते हैं,
कोशिश करते हैं कि बीच में कोई लाइन ऑफ साइट में कोई बाधा नहीं हो, ऑब्जेक्शन नहीं हो, ताकि ईटीएस से नापी करना आसान हो। अब क्या करते हैं, ईटीएस से उस डिस्टेंस को नपवा लेंगे, ठीक है। वो जो लाइन ऑफ साइट है, जो ईटीएस से दोनों पॉइंट है, दोनों तरफ जो एक एक मुश्किल लिए हुए हैं, दोनों मुश्किल को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी ना भाई। वो रेखा उस बाउंड्री को कहीं ना कहीं कट करेगी ना। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम नोट करते हैं, और वहां से हम ईटीएस से उस पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं। वो डिस्टेंस प्लस दूसरे तरफ मुश्किल का डिस्टेंस, दोनों को जोड़ दें तो दोनों के बीच का एसी डिस्टेंस आ रहा है, उसको हम बेसिकली मैप करते हैं। और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ऐसे करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम प्लॉट करते गए। तो जहां पैरेलल है, मान लो गैप ओवरलैप है, वहां पर 3-4 पॉइंट ले लिए तो आपको कर्व मिल गया, उसको लाल लाइन से बना दिया तो आपका यूनिक बाउंड्री बन गया। बेसिकली यही काम करना होता है। तो एक 3 सीमाना से आप चले, इधर आप क्लॉकवाइज चलो, चूंकि रेवेन्यू विलेज क्या है, क्लोज्ड पॉलीगॉन है, तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, ऐसे करके आप एक 3 सीमाना से दूसरे 3 सीमाना, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से फिर पहले, पांचों को कर दिए तो आपका रेवेन्यू विलेज का बाउंड्री यूनिक हो गया। तो ये क्या कहलाता है, यूनिक बाउंड्री वैलिडेशन। ट्राई जंक्शन आइडेंटिफिकेशन, यूनिक बाउंड्री वैलिडेशन। सबसे पहले लिए तो क्या किए, ट्रूथिंग किए। ट्रूथिंग करने के बाद देखे कि हाँ इस नक्शे को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने ट्राई जंक्शन आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बाद यूनिक बाउंड्री वैलिडेशन किया। यूनिक बाउंड्री वैलिडेशन सारे 3 सीमाने के बीच में कंसेक्यूटिवली करते चले गए, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हुआ, हमारा राजस्वग्राम कंप्लीट हो गया। तो एक राजस्वग्राम का पूरा ग्राम सीमा सत्यापन हो गया। इसके बाद अब किश्तवाड़ में क्या होगा, आपको जो वर्किंग सीट मिलेगा वो अम्प्टी पॉलीगॉन वाला, उसमें एक खेसरा नंबर डालेंगे, या अम्प्टी आप चाहें तो एरिया स्टेटमेंट रैंडम पॉलीगॉन नंबर के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको असुविधा होती है तो आप खाली भी ले सकते हैं, और उसमें फिर आप नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करके उसका बेस मैपिंग भी करते हैं, जो अलामत वगैरह दिखलाना है उसको भी आप नोट डाउन करते जाते हैं। और इसी में अगर जो इंटेलिजेंट है वो जिस समय गए उसी समय मान लो कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिया, या याददाश्तबंदी का भी ढेर सारा काम कर लिया, तो आपका टाइम स्क्वीज हो जाएगा, खानापुरी वाला में टाइम बच जाएगा आपको, अगर आपका डॉक्यूमेंट पहले से कलेक्ट किया रहेगा तो ये अमीन से करवा लेंगे तो आपको फायदा होगा। तो ये सब चीज करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो किश्तवाड़ का काम में आपको ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद ट्राई जंक्शन आइडेंटिफिकेशन, यूनिक बाउंड्री वैलिडेशन और नंबरिंग, ये सब ये, और फिर अंत में जब एरिया स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इतना काम बेसिकली आपको किश्तवाड़ में करना होगा। तो दूसरा जो ये मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब एक बार आप कोई यूनिक बाउंड्री वैलिडेट कर दिया किसी गांव का, फिर जो बगल वाले गांव का जब यूनिक बाउंड्री वैलिडेट करेंगे तो वो जो पोर्शन उसका हो चुका है 1 3 सीमाना से 2 3 सीमाना के बीच का, उसको करने की जरूरत नहीं है, वो आप सीधे उठा लो। यू गॉट माय पॉइंट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपका वैलिडेटेड है। फिर बाकी का पोर्शन आप वैसे ही करोगे जैसे कर रहे हो। तो जब भी आप बाउंड्री वैलिडेशन का काम करते हो, यूनिक बाउंड्री वैलिडेशन का काम करते हो, तो बगल वाला गांव का जो अमीन है जिसको मिला है, बगल वाला गांव आपको, बगल वाला गांव जिस अमीन को एलोकेट किया गया है, उस अमीन का भी साथ रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो भी अपना करस्पॉन्डिंग सुधार कर लेगा मैप में। तो यूनिक बाउंड्री वैलिडेशन और ट्राई जंक्शन आइडेंटिफिकेशन के समय आपका दोनों गांव का सीएस मैप होना चाहिए, सराउंडिंग दोनों गांव का एसएस मैप होना चाहिए, दोनों अमीन होने चाहिए, साथ में एजेंसी होनी चाहिए, एजेंसी का ईटीएस होना चाहिए, उसके ऑपरेटर होने चाहिए, आप होने चाहिए, और आप उनको बता दोगे वो पॉइंट, और पॉइंट को आप ऐसे कुछ आइडेंटिफिकेशन जरूर ले लिया करो। मान लो आपने कुछ बांस का जितना सा कुछ गाड़ दिया कि बाद में वहां खोद के उन लोग पिलर गाड़ेंगे, अब पता चला रात में पब्लिक उसको उठा के भाग गई, फिर से सारा काम करेंगे। इसलिए जब फील्ड बुक में आपको ग्राफ आप बना के उसको आइडेंटिफिकेशन रख लीजिए, उसका या ऑर्थो कोऑर्डिनेट कम से कम रख लीजिए, ऑर्थो पर कहां पर आ रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगा। अगर आप डायग्राम बना के नहीं रखते हैं तो ये सब फील्ड वर्क का पार्ट होता है, वो आपको करना होता है फील्ड बुक के साथ। तो एफएमबी फील्ड मेजरमेंट बुक, तो उसमें ये सारी चीजें रहती हैं। टाइम तो हो गया लगता है ना, समय हो गया है, चैट पर आप लोगों ने लिख दिया होगा। तो ट्राई जंक्शन आइडेंटिफिकेशन, यूनिक बाउंड्री वैलिडेशन मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो जो चैट में आएगा उसको हम देख लेंगे, क्या क्या ये है उसको हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।